सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं चैप्टर 5 आपके जो प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर है। इसका अपन जो है एज अ रिवीजन ये पूरा चैप्टर करने वाले हैं। पूरे कॉन्सेप्ट में आपको डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ। कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस जो अगर नीड होती है तो वो अपन राइटिंग में करके देखेंगे, जो भी वर्किंग नोट बनेंगे। और पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपका रिविज़न मोटो के पर्पज़ से चैप्टर पूरा जल्दी कम समय में सॉल्व हो पाए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आज आपको जो है ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। तो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या जो है चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जो आपको एक फॉर्मेट यहाँ पर क्वेश्चन में मैं बताऊँगा कि किस तरह का फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो उस फॉर्मेट को अपन फॉलो करेंगे और आपको साथ ही में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आइटम्स आपके प्री नेचर के होंगे और पोस्ट नेचर के होंगे। ये चीज़ अपन डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले नंबर पर हो गया अपने फॉर्मेट। फिर सेकंड स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है क्या, टाइम रेशो। मतलब हर क्वेश्चन में जो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या कैलकुलेट किया, टाइम रेशो, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड स्टेप भी अपने कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है ये अपने सेल्स रेशो। ये आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने कुछ यहाँ पर समझ रखे हैं कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेल्स रेशो अपन कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ आइटम्स बताऊँगा जो आपके फुली पोस्ट नेचर की होती है, यानी कि 100% पोस्ट में आपको उसको लेके जाना है। उसकी भी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे याद रखना है उसको। और कुछ आइटम्स जो होती है वो 100% प्री इनकॉर्पोरेशन नेचर की होती है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन नेचर में आपको लेके जाना है। तो ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं और इन्हीं की डिस्कशन अपन करने वाले हैं। तो यहाँ तक जो है आप पूरी बात मेरी समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि आपके ये जो प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होता है वो होता क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन बना देता हूँ यहाँ पर ताकि समझ जाने में थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए टाइमलाइन मैंने बना दी है और इसमें जो है अब आप जो है मेरी बात सुनेंगे सिर्फ कि अपन क्या करते हैं। जैसे किसी बिज़नेस को अपन एक्वायर करते हैं, तो किसी बिज़नेस को एक्वायर करने से लेकर एक्वायर कर लिया मतलब किसी डेट पर अपन ने, अब उसको क्या करेंगे, अपन अपने नाम से उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो यहाँ पर उसको इनकॉर्पोरेट कराने के बीच में जो भी यहाँ पर टाइम आएगा, मतलब जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वहाँ से लेकर जो भी इनकॉर्पोरेशन तक का समय है, ये पूरा आपके जो है प्री इनकॉर्पोरेशन नेचर का पीरियड होता है। मतलब ये पूरा पीरियड जो है आपके प्री इनकॉर्पोरेशन नेचर का हो जाता है। पर जैसे ही आप इनकॉर्पोरेशन करा लेते हैं, इसके बाद जो है यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है कहाँ तक, जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होता है, मतलब हर साल चलती जाती है फिर ये। तो फाइनेंशियल ईयर एंड जो होता है इसके बाद की जो होती है वो आपकी पूरी पोस्ट नेचर की हो जाती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा क्या कि डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का जो भी यहाँ पर पीरियड होता है, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का जो भी पीरियड होता है वो आपका पूरा प्री नेचर का कहलाता है। तो ये हो गया अपने प्री नेचर का। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर जो भी फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है आपके, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड तक का जो भी पीरियड होता है आपके पूरा पोस्ट में चला जाता है। तो इस तरह से अपन बाइफर्केशन करते हैं प्री एंड पोस्ट पीरियड को, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे प्री एंड पोस्ट नेचर का पीरियड क्या होता है। तो इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, जो आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट कैसे चलने वाला है मतलब इस चैप्टर में आपके। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेट पूरा देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। पूरा कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है जिसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप सबसे पहले लिखोगे, ठीक है, उसका बेसिस यहाँ पर लिखोगे। और फिर आप क्या करोगे, जो भी आपके बेसिस है उसके अकॉर्डिंग जो भी रेशो निकल रही है, बेसिस मतलब वही जिस बेसिस पर आप बांट रहे हो, जिस रेशो पर आप बांट रहे हो, जो भी आगे अपन देखने वाले कि बेसिस कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो उस रेशो में आपको यहाँ पर प्री एंड पोस्ट में डिवाइड कर देना होता है और फिर उसका टोटल कर लेना होता है। तो ये हो गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट वाला पॉइंट। तो ये हो जाता है एस नंबर 1। इसके बाद आते हैं अपने पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन से वाले, एक्सपेंसेस सारे आते हैं अपने P&L वाले। तो P&L वाले जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो यहाँ पर अपन लिखेंगे, उनके बेसिस यहाँ पर लिखेंगे, सभी के बेसिस लिखने के बाद उनको प्री एंड पोस्ट में अलोकेट कर देंगे। हर एक हो सकता है वो प्री का हो पूरा, कोई पोस्ट का हो, और प्री और पोस्ट दोनों में कोई बटने वाला हो। तो ऐसे अमाउंट आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप इन एक्सपेंस का टोटल करोगे, वो टोटल बी में जाएगा, टोटल ए में अपने जीपी का आएगा,
टोटल बी में जो भी एक्सपेंसेस है P&L वाले वो हो जाएंगे। और फिर नेट प्रॉफिट अपने कैलकुलेट होगा कैसे, जो भी ए है यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से अपन जो एक्सपेंसेस है P&L वाले वो घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट अपने आ जाएगा। वो प्री एंड पोस्ट के हिसाब से ये अपने कैलकुलेट हो जाएगा जो। तो इस तरह से जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो टेबल वाला कॉन्सेप्ट है, पहले आप वो जो है समझ चुके होंगे कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। जो भी जीपी है उसका टोटल लगाओ और फिर जो भी एक्सपेंसेस है P&L वाले वो आपको टोटल लगाने और नेट प्रॉफिट निकाल लेना है इसे जीपी के बाद, क्योंकि नेट प्रॉफिट आता है अपने, तो ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है और फॉर्मेट आपको समझ आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं अपन ऊपर जो अपन ने पॉइंट डिस्कस करे यहाँ पर कि टाइम रेशो और सेल्स रेशो और 100% जो पोस्ट आइटम होते हैं और 100% प्री आइटम, ये क्या होते हैं। तो इन चारों को एक एक डिस्कशन करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले अपना फॉर्मेट का डिस्कशन हो चुका है, अब टाइम रेशियो में आपको सबसे पहले समझाने वाला हूँ। तो देखिए जो यहाँ पर अपनी टाइमलाइन दी हुई है, इसी पूरी टाइमलाइन से ही जो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब अपन ने क्या करा था, अपन ने डेट देखी थी, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन। कोई भी बिज़नेस अगर अपन परचेज़ कर देते हैं या फिर मर्ज हो जाता है तो वो जो डेट होती है अपने, मतलब जहाँ से अपन किसी बिज़नेस को एक्वायर कर रहे हैं एक तरह से, तो वो अपने डेट ऑफ एक्विजिशन वाली डेट अपन बोलते हैं। और जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाली डेट होती है वो क्या होती है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कब आप उसको एक तरह से लीगल फॉर्म में ला रहे हो, उसको इनकॉर्पोरेट कब करा रहे हो। आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, तो वो इनकॉर्पोरेशन आप जब करा रहे हो तो डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर जो इनकॉर्पोरेशन तक के जो पीरियड होता है इस बीच का, तो ये अपना पूरा जो है प्री नेचर का यानी कि प्री एक्विजिशन जो है टाइम पीरियड ही अपना कहलाता है। और जो जहाँ से आपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करा लिया वहाँ से लेकर जहाँ तक का आपका एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, ये पूरा अपने पोस्ट वाला पीरियड कहलाता है। तो इस तरह से प्री और पोस्ट को दोनों का आपको बांटना रहता है। अब ये जो रेशो आता है, जैसे कि लेट्स सपोज अपन यहाँ पर 4 मंथ्स लेकर चलते हैं, ठीक है, 4 मंथ्स, तो बाकी के 12 मंथ्स में से 4 मंथ्स अपन लेस करेंगे तो कितने आएंगे, 8 मंथ्स, ठीक है। तो 8 मंथ्स, अब इनका जो रेशो होता है ना वही अपना टाइम रेशो बन जाता है। जैसे कि 4:8 अपने बना, इसको अपन एक को बार काट सकते हैं तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये जो रेशो बना है अपने यही अपना टाइम रेशो कहलाता है। तो इसको अपन टाइम रेशो की कैटेगरी में डाल लेते हैं और वर्किंग नोट जो है हर बार बनने वाला है इसका, ठीक है। तो यह हो चुका है अपने टाइम रेशो। अब जो नेक्स्ट बारी आती है वो सेल्स रेशो की आती है। सेल्स रेशो जो आप इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स डिस्कस करने के लिए मैं आपको जो है अपने नोट्स यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ओके, तो देखिए सेल्स रेशो वाला कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है। जो सेल्स रेशो होता है अपन 4 टाइप से निकाल सकते हैं। मैंने आपको 4 केसेस बनाकर दिए हुए हैं। ये 4 केसेस अगर आप जो है सही से समझ लोगे तो आपको सेल्स रेशो निकालने में जो है दिक्कत नहीं आने वाली। ये 4 केसेस अपने हैं, तो ये 4 केसेस अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन केस 1 की बात करें तो केस 1 क्या होता है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होता है रेशो कि जो सेल्स रेशो है प्री एंड पोस्ट के हिसाब से इतना इतना है, और डायरेक्टली आपको सीधा सीधा मतलब पका पकाया माल आपको दिया हुआ होता है, डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ता है, सीधा सीधा उसको यूज़ लेना रहता है एज अ रेशो। मतलब एज अ रेशो दे दिया अगर आपको तो डायरेक्टली उसको यूज़ ले लो, कोई भी छेड़खानी उसमें मत करो, ठीक है। अब केस सेकंड आता है अपने कि अपन को सेल्स गिवन नहीं होती है और क्या सिचुएशन दे सकती है, या फिर टोटल सेल आपको दे दे क्वेश्चन में। क्या, वापस से बोलता हूँ मैं, सेल्स आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में और आपको टोटल सेल क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ केवल टोटल सेल आपको गिवन है और उसमें बता नहीं रहा है कि कितना पोस्ट है कितना प्री है। तो आप क्या करोगे, उसको जो है टाइम रेशो में उसको डिवाइड करोगे। टाइम रेशो में उसको डिवाइड करने के लिए आपको टाइम रेशो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब समझ में आ गया है कि आपको पहले टाइम रेशो कैलकुलेट क्यों करना है, क्योंकि सेल्स रेशो का बेसिस भी कभी कभी टाइम रेशो बन जाता है। तो टाइम रेशो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। फिर सेल्स रेशो में अगर सेकंड वाला केस आपको देखने को मिलता है, यानी कि टोटल सेल गिवन है और कोई भी इन्फॉर्मेशन अदर नहीं दी हुई है, तो टाइम रेशो के हिसाब से उस सेल्स को आपको, जो टोटल सेल्स है उसको आपको बांट देना है और जो रेशो निकल कर आए वही आपको यूज़ कर लेना है। मतलब टाइम रेशो ही आपका एक तरह से सेल्स रेशो बन जाएगा। मतलब सेल्स को बांटोगे आप, वो टाइम रेशो के बेसिस पे ही बटेगी, तो जो रेशो है एक्चुअली जो यूज़ हो रहा है वो टाइम रेशो ही कैलकुलेट हो रहा है ना। तो इस तरह से आप क्या बोल सकते हो कि सेकंड केस में अगर आपको टोटल सेल गिवन है तो आपका टाइम रेशो ही सेल्स रेशो बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं केस थर्ड पर। केस थर्ड जो है यहाँ पर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर को ट्रिकी क्वेश्चन बनाना होता है इसमें से, तो वो इस तरह के
केस 3 आपको जो है देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में, अगर ट्रिकी क्वेश्चन आपको देखने को अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो, ठीक है। और जो केस 4 होता है अपन टाइम प्रोपोर्शन के हिसाब से, वो लैंग्वेज के हिसाब से अपन बांट देते हैं। तो केस 3 सबसे पहले डिस्कस करने वाले अपन। तो केस 3 बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वाला जो केस है आपको पूरा कंसंट्रेशन लगा के जो है सुनना है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये जो टाइम लाइन है पूरी, इसको आपको समझते हुए चलना है। और ये जो अपनी लाइन दी हुई है, ये जो लाइन दी हुई है अपनी, ये पूरी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाली लाइन है। और ये जो सेल्स गिवन है अपन को क्वेश्चन में, ये अपन को टुकड़ों में दे रखी है, यानी कि मंथ वाइज दे रखी है। जैसे अप्रैल से जून तक की अपन को सेल्स दे दी, फिर जून से यहाँ पर 1 नवंबर तक की सेल्स दे दी, और 1 नवंबर से 31 मार्च की सेल्स दे दी, ठीक है। तो अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि कितनी इसमें से पोस्ट है, कितनी इसमें से प्री है, कितनी पोस्ट है, ये चीज़ आपको पता लगानी पड़ेगी। तो यही चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है स्टूडेंट्स को, तो इसके लिए बहुत ईजी ट्रिक मैंने यहाँ पर बना रखी है, ठीक है। तो ऐसे आपको टाइमलाइन बना लेनी है। अब जहाँ तक का वो पीरियड दे रखा है उस वाइज आपको ऐसे टाइमलाइन बना के और बॉक्स बना लेना है, और जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है आपकी, उसको ऐसे लाइन वाइज आपको बना लेना है। अब देखिए, जो लाइन इसको टच नहीं कर रही है, मतलब जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाली लाइन है वो टच नहीं कर रही है जिस सेल्स को, ये वाली सेल्स इसके टच हो रही है, देखिए ये वाली सेल्स इसके टच हो रही है। तो इस वाली लाइन को छोड़ के जो इसके पहले वाली लाइन है, ये पूरी प्री में आ रही है। देखिए ये वाला जो बॉक्स है 20,000 वाला, ये पूरा प्री में आ रहा है। तो इसको तो अपन सीधा सीधा नाम दे देंगे प्री इनकॉर्पोरेशन वाला। तो इसको अपन ने नाम दे दिया पूरा प्री, ठीक है। अब ये वाला जो बॉक्स है ये पूरा पोस्ट में आ रहा है। देखिए ये प्री वाली लाइन को, मतलब जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाली लाइन है, इसको टच नहीं कर रहा है। तो ये हो गया अपने पूरा पोस्ट। तो इसको अपन ने यहाँ पर नाम दे दिया, देखिए पोस्ट। अब जो यहाँ पर अपन को दिक्कत आएगी वो 80,000 वाले बॉक्स में, मतलब जो 1 जून से 1 नवंबर वाला अपना बॉक्स है, ये लाइन इसको टच कर रही है। जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाली लाइन है ये इसको टच कर रही है। अब इसमें से अपन पता नहीं लगा पा रहे कितना पोस्ट है, कितना प्री है। तो ये चीज़ अपन को अब कैलकुलेट करनी है। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये बात आपको सही से समझनी है, ठीक है। तो 80,000 है आपके अमाउंट, कितना 80,000। और ये जो अपन को टाइम दिया हुआ है, मतलब जो लाइन इसको टच करी है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को, इसको ही अपन को बांटना है। अब आप सोचेंगे किस रेशियो में बांटें, तो आप सोचेंगे कि मंथ के रेशियो में बांटें। हाँ, बांटेंगे तो मंथ के रेशियो में ही, पर कैसे बांटेंगे, देखिए जो 1 जून से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना पीरियड हो रहा है, कितना हो रहा है 1 जून से 1 अक्टूबर, तो जून पूरा आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा और सितंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 महीने हो गए कितने प्री वाले, 4 मंथ्स हो गए अपने प्री। और इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक के, मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर कितने मंथ्स आ रहे अपने, 1 मंथ्स, ठीक है। तो ये जो रेशो निकल कर आया 4:1, इस रेशो में इसका प्री और पोस्ट का बंटवारा हो जाएगा। तो जो 4 रेशो वाला है वो प्री का हो जाएगा और 1 रेशो जो है वो पोस्ट का हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपना 80,000 लेंगे, ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 5 करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 से, तो ये आ जाएगा अपना पोस्ट वाला। और अगर 80,000 को डिवाइड करेंगे अपन 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा अपने प्री वाला। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, देखिए पोस्ट का अपने जो अमाउंट है 16,000 आया और प्री का जितना है 64,000। तो ये जो 64,000 है और प्री का पहले से भी था कितना 20,000, तो इन दोनों का अगर जोड़े तो टोटल प्री का कितना आएगा, देखिए जो पहले कितना था 20,000 और अब कितना आया यहाँ पर जो अपन ने ये बांटा है बीच वाला, तो इसमें आया अपने 64,000। तो टोटल जितना भी आएगा 84,000, ये हो जाएगा अपने पूरा प्री वाला। और इसी को रेशो में लेंगे पोस्ट से। पोस्ट वाला पहले कितना था, पोस्ट वाला पहले था 40,000 और जो एडिशनल अपने बांटा है कितना है 16,000, इसको प्लस करेंगे, प्लस करेंगे 16,000, तो ये कितना हो गया 56,000। अब इसका रेशो जो बन गया 84:56, तो ये जो रेशो है ना, इसको और काट सकते हो आप और यही रेशो अपना सेल्स रेशो बन जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे सेल्स रेशो को। तो ये हो जाती है अपनी केस नंबर 3। तो ये मैंने आपको केस नंबर 3 पे समझा दिया। देखिए जो अपना केस नंबर 3 था यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि अपन को 3 तरह की सेल्स दे रखी है अलग अलग मंथ्स की, और ये अपने कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब केस 4 जो आता है वो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, मतलब
जो एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं वो अधिकतर इन्हीं केसेस में उससे होते हैं, केस 3 और केस 4 में से। केस 4 क्या होता है कि आपको टाइम प्रोपोर्शन जो है क्वेश्चन में जैसे लैंग्वेज दी हुई थी वैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पर अपन को क्वेश्चन में बोला है, चलिए आपको अलग से ही मैं समझा देता हूँ। अभी ये चीज़ आपको समझनी है, जैसे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा। क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो फर्स्ट 6 मंथ की जो सेल्स है, फर्स्ट 6 मंथ की जो सेल्स है वो जो आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स है उसकी डबल है। यानी कि ये जो चीज़ अपनी ये डबल है, 2 गुना है किसकी, जो आफ्टर के 6 मंथ्स वाले हैं, आफ्टर के जो 6 मंथ्स हैं उनकी डबल है। तो ये एक तरह से 1 गुना हो गई और ये इसकी डबल हो गई यानी कि 2x हो गई, यानी कि 2 गुना हो गई। तो अपन ने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको जो है वो हिंट दे सकता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आफ्टर वाले क्वेश्चन में बोला है कि जो आफ्टर के 6 मंथ थे वो 1 टाइम से और उसके डबल है फर्स्ट वाले 6 मंथ। तो आपको क्या करना है, जो आफ्टर के 6 मंथ है उसमें सभी को अपन ने 1 1 लेकर यहाँ पर लिख दिया है। और जो इसके पहले वाले फर्स्ट वाले 6 मंथ थे वो 2x थे, 2 गुना थे। तो अपन ने इसको 2 2 यहाँ पर ले लिया है। तो इस तरह से जो कैलकुलेट होकर अपने आएंगे टोटल, इसको कितना होगा 2 4 6 8 10 और 12। तो 12 ही हो जाएगा और इसका कितना होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो रेशो निकल कर आ रहा है यही अपना सेल्स रेशो होगा। कैसे, 12:6 निकल कर आ रहा है अपने, तो 6 2 ज़ा 12, तो 2 अपने 1 जो निकल कर आया ये अपना सेल्स रेशो बन जाएगा। तो इस तरह भी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। और बाकी जो अलग अलग टाइप्स के इसी कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिलेंगे, केस 4 में आपको देखने को मिलेंगे, वो अपन क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया कि अपन ने टाइम रेशो कैलकुलेट करना सीख लिया है। ठीक है, और इसके बाद अपन ने सेल्स रेशो भी कैलकुलेट करना सीख लिया है जिसमें 4 केसेस अपने होते हैं। इसके बाद अपन बात करने वाले कुछ जो 100% प्री आइटम होते हैं। देखते ही आपको समझ जाना है कि वो प्री वाले बॉक्स में डालना है कि पोस्ट वाले बॉक्स में डालना है। तो ये कुछ आइटम्स मैं आपको बता देता हूँ, इनकी कुछ लर्निंग ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स पर। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो अपन सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं जो फुली पोस्ट आइटम होते हैं, यानी कि आपको इनको देखते ही पोस्ट में डाल देना है। तो इसको याद रखने के लिए अपन ने एक स्टोरी बनाई है। अपन जैसे कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर कौन है, कंपनी स्टार्ट करने वाला डायरेक्टर। तो डायरेक्टर अपन ने अंदर डाल लिया और बाहर अपन ने कंपनी स्टार्ट कर दी। तो कंपनी स्टार्ट करेंगे अब, तो अपन को स्टार्टिंग में कुछ एक्सपेंस उठाने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में जो एक्सपेंस अपन ने किए वो अपन ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम इसको दे दिए। ठीक है, तो पूरा पोस्ट वाला चल रही है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो कंपनी अपन ने स्टार्ट की, जो डायरेक्टर है इसके कंपनी के अंदर इसने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया और कंपनी को स्टार्ट करते ही उसको थोड़े बहुत प्रिलिमिनरी यानी कि स्टार्टिंग वाले जो एक्सपेंसेस है जो उसको स्टार्टिंग में बियर करने पड़ते हैं वो सारे एक्सपेंसेस उसको हुए। अब उसने क्या करा, सबसे पहले शेयर इशू किए। तो शेयर इशू करने के बाद उसको क्या देना पड़ा, उन शेयर्स पर डिविडेंड। तो शेयर्स पर तो डिविडेंड हो गया। और अगर उसने शेयर इशू नहीं किए तो क्या किए होंगे, डिवेंचर इशू किए होंगे। तो उसको डिवेंचर पर क्या देना पड़ा होगा, इंटरेस्ट। तो ये 2 पॉइंट आपको ऐसे याद हो गए होंगे। और जो दोनों में कॉमन पॉइंट्स है कि अब मान के चलो कि शेयर्स पूरे सब्सक्राइब नहीं हुए, तो वो क्या करेगा, अंडर राइटिंग कमीशन देगा किसको, अंडर राइटर्स को। और जो डिस्काउंट है, मतलब उसके शेयर्स अगर नए हैं तो वो डिस्काउंट पर इशू करना चाहेगा जो भी शेयर्स है, चाहे से वो डिवेंचर्स है। तो शेयर्स डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया, अंडर राइटिंग कमीशन दिया, उस पर इंटरेस्ट दिया, उस पर डिविडेंड दिया, या फिर आपने जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किए। तो ये सारे आपको पोस्ट में डालने हैं देखते ही। ठीक है, अब जो अंदर का डायरेक्टर है वो सुस्त हो गया, तो इसको अपन ने क्या किया, इसको अपन ने जो भी सैलरी बोनस कमीशन दिए ये सारे भी जो है अपन को पोस्ट में ही डालने हैं। तो ये पूरी स्टोरी अगर आप याद रखोगे तो ये सारे आपको आसानी से याद रह जाएंगे कि 100% पोस्ट आइटम आपको क्या क्या, मतलब कैसे कैसे याद रखने हैं और क्या क्या इसमें आने वाले हैं। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो होगा अपने पास 100% पोस्ट वाले आइटम। अब देखिए, अगर अपन डायरेक्टर की जगह यहाँ पर पार्टनर्स रख के देखें, पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को जो भी सैलरी बोनस कमीशन वगैरह जो भी मिलेगा वो अपन पूरा यहाँ पर प्री में डाल देंगे। मतलब अगर यहाँ पर डायरेक्टर ना हो तो अगर वहाँ पर पार्टनर आ जाए तो वो पूरा प्री में चल जाएगा। अपने प्री में जो भी उनको सैलरी बोनस कमीशन मिल रहा है तो सारे वो प्री 100% प्री आइटम
होंगे और देखते ही आपको उनको प्री वाले बॉक्स में डाल देना है। प्री वाले बॉक्स मतलब जो भी अपन ने वो फॉर्मेट देखा था उस वाले में, प्री वाले कॉलम में, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने पास कुछ स्पेसिफिक आइटम जिनको अपन, जो ऑडिट फीस है ये एक तरह से एक्सपेंस होता है, तो ये 3 तरह के नेचर का हो सकता है। तो फर्स्ट नेचर इसका क्या होता है कि टैक्स ऑडिट हो। तो टैक्स ऑडिट होते ही आपको क्या ध्यान रखना है कि उसको सेल्स रेशियो में आपको बांटना है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी अगर कोई ट्रिक्स वगैरह होगी तो जल्दी में अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। और जो स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस होती है इसको आपको 100% पोस्ट में लेके जाना है बिना सोचे समझे, क्योंकि वो रिलेटेड टू कंपनी, जो ऑडिट फीस है रिलेटेड टू कंपनी हो तो ये पूरा 100% पोस्ट में हो जाएगा अपने। और ऑडिट फ़ी, क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑडिट फ़ी दिया हुआ है और ये भी नहीं बताया कि वो टैक्स ऑडिट फ़ी है या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट फ़ी है, तो आपको क्या करना है सीधा उसको सेल्स रेशियो में बांटना है और एक नोट ज़रूर से यहाँ पर दे देना है कि आपने उसको टैक्स ऑडिट फ़ी माना। तो नोट देते हुए आपको उसको सेल्स रेशियो में बांट देना है कि आपने टैक्स ऑडिट फी उसको मान लिया है और इसका नोट आप दे दोगे। इसके बाद आता है अपने पास प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्स आप कब बनाते हो, जब आपका बिजनेस चलने लगता है, ठीक है। तो चलने लगता है मतलब आपने उसका इनकॉर्पोरेशन भी करा दिया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसके बाद कभी जब सिचुएशन आती है तब आप बनाते हो। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि उसके बाद बना रहे अपन, तो ये पूरा पोस्ट आइटम होगा क्योंकि बाद वाली एक्टिविटी है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद वाली, तो इसलिए आप इसको 100% पोस्ट वाले आइटम से याद रख सकते हो। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है कि जो अभी अपन ने डेट ऑफ एक्विजिशन वाला देखा, अब ये एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन मतलब किसी ने बिजनेस परचेज़ किया तो इसके लिए इसने जो भी कंसिडरेशन पे किया, यही चीज़ अपनी क्या होती है परचेज कंसिडरेशन। तो ये हो सकता है इसके पास खुद के पास हो, ठीक है, तो खुद के पास है तो ये डायरेक्ट दे देगा, पर अगर इसके पास कंसिडरेशन नहीं है तो ये अगर किसी से उधार लेगा या फिर जो भी उसको दे रहा है, यहाँ पर जो भी उसको बिज़नेस दे रहा है उसको क्या बोलेगा कि मैं आपको बाद में कंसिडरेशन पे कर दूंगा। तो इस पर जो भी आपके इंटरेस्ट पे होता है, इस पर जो भी वो इंटरेस्ट पे करेगा वो होता है अपने परचेज कंसिडरेशन का इंटरेस्ट। तो ये कहाँ से कहाँ तक अपन पे करते हैं, जहाँ से भी अपन ने डेट ऑफ एक्विजिशन की है, मतलब जहाँ से भी अपन ने बिज़नेस एक्वायर कर लिया और जहाँ तक अपन ने जो इंटरेस्ट है वो पे कर दिया, मतलब परचेज कंसिडरेशन है जहाँ तक अपन ने पे कर दिया वहाँ तक का इंटरेस्ट लगता है। वो अपने जो है किस रेशो में बढ़ जाता है, जो भी टाइम रेशो होता है अपने स्पेसिफिक टाइम रेशो, मतलब जो भी आपके पीरियड है उसमें अपन देख लेंगे कि कितना प्री है कितना पोस्ट है, वही चीज़ अपने स्पेसिफिक टाइम रेशो कहलाती है। तो उस हिसाब से अपने प्री और पोस्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स रेशो में बांटना होता है क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड आपके एक्सपेंस होते हैं जो आफ्टर सेल्स आप देते हो ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो सके। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंस है अगर आपको पर मंथ दे रखे, जैसे 15,000 पर मंथ हो गया, एक तरह से फिक्स हो गया है, तो इसको आपको टाइम रेशो में फिर बांटना पड़ेगा। और एडवर्टाइजमेंट स्टार्टेड बाय कंपनी क्वेश्चन में ऐसे लाइन दी हुई है, तो स्टार्टेड बाय कंपनी वाली लाइन देखते ही आपको पूरा वो पोस्ट में डाल देना है क्योंकि ये लाइन क्या दर्शाती है, पूरा पोस्ट वाला आइटम दर्शाती है, तो इसलिए आपको ये पूरा पोस्ट में डाल देना है। इसकी इलस्ट्रेशन जो भी एग्जाम्पल वगैरह मैंने आपको यहाँ पर नोट किए हुए जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रॉफिट ऑन लॉस, जो भी सेल ऑन फिक्स एसेट होता है या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट पे होता है उसको आपको कैसे बांटना है, जो भी बेसिस आप यूज़ करे हो जो भी जितना भी प्री का है और जितना भी पोस्ट का पीरियड है उसके हिसाब से आप बांट दोगे, जहाँ से भी आपने सेल किया वो पीरियड आप देख लोगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वही सेम चीज़, अगर नॉर्मली दे रखा है तो टाइम रेशो में बांट दो, और अगर डे टू डे मतलब डे ऑफ परचेज भी दे रहा है, डे ऑफ सेल भी दे रखा है आपको, तो स्पेसिफिक टाइम रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये तो बेसिक कंप्लीट बिल्कुल हो जाते हैं आपके, अपन जो एग्जाम्पल बुक के करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है इसको वापस से कॉन्सेप्ट को ज़रूर से रिवाइज़ करके देखना, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो आप आगे जो समझोगे आप, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट वापस से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100%, ठीक है। कुछ 1-2 आइटम्स और आएंगे एक्स्ट्रा जो अपन क्वेश्चन के टाइम में अपन डिस्कस करेंगे और उसी टाइम में आपको याद कराऊँगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल तो ऐसे मैं आपको बिल्कुल जल्दी डिस्कस कर दूंगा, तो ये टाइमलाइन आपको देखते हुए जाना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, ये सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन, इसके बाद अपन आएंगे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फिर अपन देखेंगे जो भी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है वो। 3 चीज़ अपन को चाहिए इस डायग्राम में,
तो ये 3 चीज़ें डिस्कस करते हुए अपन पूरा ये एग्जाम्पल वाला जो भी सेक्शन जो भी क्वेश्चंस है ये एग्जाम्पल सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्वेश्चन में गिवन है, देखिए जो वाइल लिमिटेड है इनकॉर्पोरेट हुआ है 1/7/11 को, 1/7/11 को मतलब यहाँ दे दिया आपके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आगे बोल रहा है ये बिजनेस टेक ओवर कर रहा है किसका, बिजनेस ऑफ जेड फ्रॉम 1/4/2011। बिजनेस टेक ओवर कब कर रहा है, तो यही इसका डेट ऑफ एक्विजिशन इसका अपने बन जाएगा 1/4/2011। इसके बाद ईयर का जो एंड हो रहा है क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 31/3/2012, तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब अपन को डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक कितने महीने हुए, 3 मंथ्स, तो ये 3 मंथ्स अपन ने लिख लिए। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक 9 मंथ्स, तो इनका अगर रेशो निकाले 3:9, तो ये अपने क्वेश्चन में क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ आपको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कैलकुलेट करके बताना है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने हो गए, 3 मंथ्स। देखिए सॉल्यूशन में आपको 3 मंथ्स दिए हुए। सेम क्वेश्चन है, डेटा भी सेम है, जो अगला एग्जाम्पल है अपने उसमें डेटा भी सेम है। इनकॉर्पोरेशन एक मिनट, हाँ, तो इनकॉर्पोरेशन अपने क्या 1 महीने आगे बढ़ा दिया। जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो 1 महीना आगे बढ़ा दिया, 1 अप्रैल जो था वो 1 मई कर दिया है, और जो 1/7 था अपने 1/8/2011 कर दिया है। बस जो मंथ्स है वो बिल्कुल सेम है, आंसर जो बिल्कुल सेम आएगा। जो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है वो भी अपने सेम कैलकुलेट होकर आएगा। ये 8 मंथ्स आएंगे क्योंकि 1 महीना आगे कर दिया, तो ये 8 मंथ्स हो जाएंगे अपने, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा क्वेश्चन में, देखिए एक बार मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, कहीं आपको दिक्कत हो रही हो, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो देखिए क्यू लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेट हो रहा है कब, 1/8/2011 को, तो 1/8/2011 अपन ने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल दिया। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिजनेस ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड उसने क्या कर लिया है, इनकॉर्पोरेट करवा लिया, मतलब टेक ओवर कर लिया है, और उसने एक्वायर कब किया था, ये 1/5/2011। 1/5/2011 अपनी क्या होगी, डेट ऑफ एक्विजिशन, ये देखिए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 31/3/2012, तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपन ने इधर लिख दिया। तो ये बोल रहा है विच पीरियड शुड बी टेकन प्री इनकॉर्पोरेशन, और कितना पोस्ट में जाएगा अपने। तो डेट ऑफ एक्विजिशन से अपन ले लेंगे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का, ये 3 महीने अपने आ जाता है, और बाकी के जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देखेंगे वो 8 मंथ्स अपने आ जाता है। तो ये 3:8 हो जाता है, मतलब 3 मंथ्स तो अपने प्री में चल जाएंगे, जो 8 मंथ्स है वो अपने पोस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 2 भी हो जाता है। एग्जाम्पल 3 बिल्कुल ईजी है, जो पार्टनर्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड है डिसाइड कर रहे हैं टू कन्वर्ट देयर पार्टनरशिप इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और जो ओमेगा है, मतलब अब जो कहलाने वाली क्या, ओमेगा पी लिमिटेड, जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 क्या है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि इसी तारीख को ये कन्वर्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन में आगे बोला है, हाउएवर ड्यू टू सम प्रोसीजरल डिफ़िकल्टीज द कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली ऑन 1 जुलाई 2011। तो 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट किया गया उसको, और बाकी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन में आगे गिवन है। ये 3 इन्फॉर्मेशन को चाहिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 3 मंथ्स अपने कैलकुलेट होकर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल 3 मंथ्स प्री इनकॉर्पोरेशन में चले गए, और जो पोस्ट में अपन देखिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर का, वो 9 मंथ्स अपने कैलकुलेट होकर आ रहे हैं। तो 9 मंथ्स अपने कैलकुलेट हो चुके हैं, ठीक है। 3:9, ये टाइम रेशियो भी पूछ रहा है, तो मैंने आपको बोला था जितना भी प्री होगा और जितना भी पोस्ट होगा उसी का रेशियो बना दो 3:9। तो यही अपना इसको, और अगर आप काट दो 3 बन जाता 3 और 3 3 9, तो ये 1:3 आपका टाइम रेशियो बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। एम लिमिटेड जो कि इनकॉर्पोरेटर है 1 जून को, 1 जून अपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और आगे बोल रहा है उसने जो टेक ओवर किया बिजनेस को, एनके को, वो कब से किया, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल अपने डेट ऑफ एक्विजिशन अपन ने डाल दिया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि द अकाउंट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूड फ्रॉम द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2012। तो 31 मार्च 2012 अपने क्या हो गया, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आगे बोल रहा है टाइम बेसिस पर आपको टाइम रेशियो जो आपको कैलकुलेट करना है, टाइम बेसिस पर जो अमाउंट ऑफ सैलरी है विल बी स्प्लिटेड, सो प्री एंड पोस्ट पीरियड आप बताने। तो प्री एंड पोस्ट पीरियड क्या होगा अपने, 2 मंथ्स और 10 मंथ्स। तो ये 2 मंथ्स और 10 मंथ्स अपने प्री और पोस्ट निकल चुके हैं, और इसी को अपन रेशो में रखते हैं तो अपने टाइम रेशो पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 2 1 2 और 2 5 10, तो 1:5 अपने टाइम रेशो कैलकुलेट होकर आ चुका है। एग्जाम्पल 5 देखेंगे आप, सेम है, आपको खुद को एक बार ट्राई करना है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एग्जाम्पल 6 भी सेम है, देखिए आपको डेट ऑफ एक्विजिशन दे रखा है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ है,
और एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक का जो है आपके प्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का आपके पोस्ट हो जाएगा, और जैसा उसने पूछा है वैसा आपको कैलकुलेट करके बता देना है, जो जो भी पूछा उसने। तो ये जाते अपने एग्जाम्पल वाले पार्ट। तो अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ। तो इलस्ट्रेशन 1 आता है अपने, तो इसमें पूरा प्रॉपर फॉर्मेट जितने भी अपन ने सीक्वेंस देखे प्रॉपर फॉर्मेट वाइज अपन को चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन फर्स्ट आपको पढ़ के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो रमा उद्योग लिमिटेड है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 अगस्त 2011। आगे बोला है इट हैज़ एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ रामा एंड कंपनी, जो कि इफेक्ट कब से है 1 अप्रैल 2011 से, ठीक है। आगे बोला है ड्यूरिंग द ईयर 11-12 टोटल सेल अपन को दी हुई 36 लाख की। मैंने आपको बोला था 36 लाख की, मतलब जब भी आपको टोटल सेल दे तो आपको क्या करना है, जो भी आपका टाइम रेशो होगा वही आपका सेल्स रेशो बन जाएगा। केस 2 में अपन ने देखा था यहाँ पर, जो भी कॉन्सेप्ट वीडियो भी देखी थी अपन ने उसमें केस 2, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में बोला कि द सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर, पर आगे जो है अलग से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कौन सी, जो केस 4 में अपने गिवन थी। आगे बोल रहे हैं, देखिए वापिस से मैं पढ़ता हूँ। द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन लास्ट हाफ ईयर। मतलब जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था सेम वो एग्जाम्पल यहाँ पर उस एग्जाम्पल का ही जो है क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर दे दिया है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, देखिए जो फर्स्ट हाफ मंथ क्या होगा, वो सॉरी फर्स्ट हाफ ईयर क्या होगा अपने 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में जो सेल्स थी वो बाकी के जो 6 मंथ्स थे उनकी सेल्स की दुगुनी थी, ऐसे बोल रहा है। तो सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर वॉज हाफ, मतलब जो बाद के 6 मंथ्स थे उनमें लेट्स सपोज 0.5 थी, तो यहाँ पर कितनी थी, जो फर्स्ट 5 ईयर थे, फर्स्ट 6 मंथ्स थे उसमें जो है आपके 1 के बराबर सेल्स थी। तो अपन क्या करेंगे, इसको अगर 1 लेते हैं तो इसको अपन को 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बोल रहे हैं द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 2 लाख वो वॉज वर्कड आउट आफ्टर चार्जिंग फॉलोइंग एक्सपेंस। मतलब जो नेट प्रॉफिट था वो आफ्टर चार्जिंग ये एक्सपेंसेस जो आपके दिए हुए हैं इनको चार्ज करने के बाद का नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है। पर अपन को जीपी चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी कुछ ना कुछ, वो भी अपन को आपको जो है मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। डेप्रिसिएशन आपके दिया है, डायरेक्टर फी दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिए हैं, ऑफिस एक्सपेंस दिए हैं, सेलिंग एक्सपेंस दिए हैं, इसके साथ इंटरेस्ट टू वेंडर जो कि अप टू 31 अगस्त दिया हुआ है, वहाँ तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता रखा है। तो ये चीज़ अपने कौन से वाले आइटम दे रखे हैं, जो P&L में अपने आते हैं वो सारे आइटम्स अपन को गिवन है, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन में जीपी नहीं दिया है, देखिए जीपी नहीं दिया है, जीपी अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने फॉर्मेट में क्या आता है, मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये देखो फॉर्मेट अपन को क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा जीपी, क्योंकि अपना फॉर्मेट ही सबसे पहले जीपी से स्टार्ट होता है, फिर जीपी का अपन टोटल करते हैं, फिर जो भी P&L के एक्सपेंस होते हैं फिर उनको दिखाते हैं। तो जीपी कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को ये डायरेक्ट दिया हुआ है, ये जो भी एक्सपेंसेस है इसमें अगर ऐड कर दे अपन सारे एक्सपेंस तो अपने पास क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। तो यही चीज़ अपन करने वाले। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो भी जीपी था अपने उसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी नेट प्रॉफिट था उसमें जो भी एक्सपेंसेस थे P&L के, अपन जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते हैं तो जीपी पर पहुँचना है अपन को, तो सारे जो भी एक्सपेंसेस है P&L के वो अगर लेस करते अपन तो अगर ऐड कर दे तो वापस जीपी पर पहुँच जाएंगे अपन। तो यही चीज़ अपन ने की, नेट प्रॉफिट अपन ने जो भी P&L के एक्सपेंसेस सारे जो भी 1 2 3 4 5 6 तक जो भी दे रखे सारे ऐड कर दिए, तो अपने पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट वो कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपन को मिल गया। इसके बाद मैंने बोला सबसे पहले आपको टाइम रेशियो कैलकुलेट करना है, कोई बिना कुछ देखे। तो टाइम रेशियो अपन कैलकुलेट करेंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ से 1 अप्रैल से है और 1 अप्रैल अपन ने ले लिया। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी क्वेश्चन में गिवन है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त भी अपन ने ले लिया है। और एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन में खुद ने बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो अपने 31 मार्च 2012 का होता है, तो अपन ने ये भी ले लिया है। तो अपन डेट ऑफ एक्विजिशन से इनकॉर्पोरेशन देख लेंगे, ये अपना प्री वाला पीरियड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, ये अपना पोस्ट वाला हो जाएगा और ये अपने रेशो निकल कर आ जाता है 1:2, यानी 4 मंथ्स रेशो 8 मंथ्स करेंगे तो 1:2 ये कैलकुलेट होकर आ जाता है, ठीक है। अब अपने टाइम रेशो कैलकुलेट कर लिया, अब अपन अपनी बारी आती है सेल्स रेशो की। अब देखिए सेल्स रेशो के लिए क्वेश्चन में क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट जो 6 मंथ्स थे उसमें जो सेल्स थी वो बाकी के 6 मंथ्स की मतलब एक तरह से डबल थी,
डबल इन द सेंस कि यहाँ पर अगर 1 है तो ये इसकी डबल यानी कि 2 हो गई। तो अपन ने क्या करा, जो बाकी के आगे के नेक्स्ट 6 मंथ्स थे, ये देखिए फर्स्ट 6 मंथ का पेयर और ये नेक्स्ट 6 मंथ्स का पेयर, तो ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स का पेयर है इसको अपन ने 1 मान के चला सभी में, और जो फर्स्ट 6 मंथ्स है उसको अपन ने 2 मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने बोला था देखिए सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ द व्हाट दे वन इन लास्ट हाफ ईयर। ठीक है, शायद तक मैंने उल्टा बोल दिया है, यहाँ पर लाइन तो ऐसे बोल रहा है कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे उसमें आपकी सेल्स हाफ थी और बाकी के उसके अलावा जो 6 मंथ्स थे उसमें आपकी नॉर्मल थी। तो अपन ने क्या करा, फर्स्ट 6 मंथ में अपन ने 1 ले ली और बाकी के 6 मंथ्स में 2 ले ली, या फिर आप यहाँ ऐसे ले सकते हैं 0.5 यहाँ कर दी और यहाँ पर अपने कर दी 1, तो ऐसे आप ले सकते हैं। तो अपन ने 1 और 2 यहाँ पर लेकर चले। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन वो टाइमलाइन बना लेंगे, जो भी अपनी टाइमलाइन अपन ने देखी थी स्टार्टिंग में। तो टाइमलाइन बना के अपन ने क्या करा, जो भी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ये टाइमलाइन अपन ने बना लिया। इसके बाद अपन ने यहाँ पर लिख दिया है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाली लाइन खींच दी है। ठीक है, और ये अपने क्या है, ये लाइन अपन को बता रही है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाला, यानी कि 31 जुलाई, यानी कि 1 अगस्त बोल रहा है, तो अपन ने 31 जुलाई भी ले लिया है। तो 31 जुलाई एक तरह से वही हो गया ना। तो इससे पहले का जो भी पीरियड है, ठीक है, ये अपना प्री वाला हो गया, और इसके बाद का जो भी पीरियड है अपने पास पोस्ट हो गया। तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि इन मंथ्स में कौन सी सेल हुई है, क्योंकि वो अपन पूरी प्री में डालने वाले हैं, और इनके बाद जो भी सेल्स हुई है वो अपन पूरी पोस्ट में डालने वाले हैं। अब मैंने आपको बोला था कि आपको जो है क्या दे सकता है क्वेश्चन में, टोटल सेल्स गिवन हो सकती है। तो टोटल सेल्स जो गिवन हो सकती है, तो उसका भी आगे केस 4 गिवन था अपन को कि फर्स्ट 4 मंथ में, देखिए मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। फर्स्ट 4 मंथ में अपने पास क्या थी, 1 1 1 और 1, यानी कि 1 टाइम्स थी अपनी। ठीक है, और बाकी के जो नेक्स्ट 6 मंथ्स थे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ 4 तो ये हो गए और बाकी के 2 मंथ्स यहाँ से लेकर यहाँ तक होते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो यहाँ भी आएगा अपने 1 और 1, और बाकी के जितने भी मंथ्स है इसमें अपने 2 टाइम्स थी जो अपन ने अज्यूम की थी। तो इनमें अपन 2 लिख देते हैं। ओके, 2 अपन ने लिख दिया है। ठीक है, अब अपन को कैलकुलेट करना है प्री और पोस्ट नेचर की कितनी है। ठीक है, रेशियो कैलकुलेट करना है एक तरह से। तो 1 1 1 1 ये कितनी हो गई अपने 4, क्योंकि हर एक मंथ की 1 टाइम्स थी। तो 4 टाइम्स अपन ने कैलकुलेट कर लिए। और ये कितने हो गए अपने 2, और ये कितने हो गए 2 4 6 8 10, और ये हो गए 12, और इन दोनों को जोड़े तो 12 + 2 14। तो अपने जो रेशो निकल कर आ रहा है, ये देखिए 4:14। तो ये अपने रेशो निकल कर आ चुका है, देखिए 4:14। तो इसको अपन और आगे काटते हैं। तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 2:7 आपके सेल्स रेशो निकल कर आ जाता है। तो इस तरह से आपको सेल्स रेशो निकालना है, बहुत इजी है। अगर इस टाइमलाइन को आप ध्यान में रखते हो तो इस टाइमलाइन की मदद से आप पूरा अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सेल्स रेशो की, सेल्स रेशो से रिलेटेड जो भी पॉइंट आता है। तो अब देखते हैं अपन क्या कैलकुलेट करना है। अब आते हैं सीधा फॉर्मेट पे। फॉर्मेट अब अपन को सीधा सीधा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना फॉर्मेट में क्या था, फॉर्मेट में सबसे पहले अपन लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है। अभी जो कैलकुलेट किया था अपन ने 5,40,000, यहाँ पर देखिए नीचे 5,40,000, तो ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,40,000। एक तरह से अज्यूम करना है, लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपन सिर्फ बेसिस लिखेंगे। तो जीपी का बेसिस क्या होता है, जीपी सेल्स पे बेस होता है। तो सेल्स रेशो अपन ने अभी कैलकुलेट किया ही था, ये देखिए सेल्स रेशो कैलकुलेट किया था 2:7। तो अपन ने लिख दिया 2:7। बार बार मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा, सीधा आपको सेल्स रेशो लिखना है। अब डेप्रिसिएशन ये P&L वाले सारे आइटम आपको लाइन वाइज लिखने हैं। तो डेप्रिसिएशन अपन ने लिख दिया। ठीक है, डायरेक्टर फी लिख दी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिख दिए, और इसके बाद जो आता है ऑफिस एक्सपेंस अपन ने लिख दिए। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस लिख दिए। ठीक है, और इसके बाद जो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर है वो अपन ने लिख दिया। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर इसकी स्पेसिफिक
कैलकुलेशन होती है स्पेसिफिक टाइम रेशियो में, वो अपन ने अभी देखा था नोट्स वाले सेशन में, ठीक है। तो अब अपन को पता लगाना है इनके बेसिस। तो डेप्रिसिएशन किसके बेसिस पे होता है? टाइम बेसिस पे। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं ना, वो सारे टाइम रेशियो में ही बढ़ते हैं। तो टाइम बेसिस पर रहोगे, इसलिए टाइम रेशियो में अपन ने बांट दिया। उसके बाद डायरेक्टर फ़ी। अब आपको चार्ट याद आ रहा होगा, तो मैंने 100% पोस्ट आइटम बताए थे, उसमें एक डायरेक्टर भी था अपनी कंपनी में। तो डायरेक्टर अपन ने ऐसे बना के दिया था, देखिए आपको अगर याद है तो ऐसे डायरेक्टर था, तो उसको जो भी मिलेगा यहाँ पर ऐसे करके अपन ने एरो बनाया था, उसको जो भी मिलता है वो अपने पूरे पोस्ट में जाता है। तो ये 100% अपन ने पोस्ट में लिख दिया इसका। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी अपन ने उसमें देखा था, तो ये 100% पोस्ट में अपने चला जाता है। ये वही सेम एडमिनिस्ट्रेशन आइटम्स है, एडमिनिस्ट्रेशन आइटम में कवर होता है, यानी कि ये टाइम रेशियो में अपने बढ़ जाएगा। टाइम रेशियो में अपन ने बांट दिया। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल से रिलेटेड होते हैं, सेल से रिलेटेड होते हैं, तो अपन ने सेल्स रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद इंटरेस्ट टू वेंडर, इसके लिए अपन को अलग से रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक का पे हो रहा है, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर कहाँ तक पे हो रहा है, ये 31 अगस्त तक। तो 1 मिनट, 31 अगस्त अपन यहाँ पर ले लेते हैं। और अपन ने स्टार्ट कब से किया? 1 अप्रैल से। और अपना डेट ऑफ एक्विजिशन कहाँ से आ रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अगस्त से माना था, ठीक है। तो 1 अगस्त अपन ने यहाँ पर 1 अगस्त अपन ने ले लिया है। तो अप्रैल से आप देखोगे अगस्त तक के, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने आपके ये हो जाते हैं प्री वाले, और यहाँ से यहाँ तक देखोगे पोस्ट वाले। तो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ये पूरा 1 महीना हो जाता है। तो अपने रेशो जो कैलकुलेट होकर आता है वो 4:1 कैलकुलेट होकर आता है। तो ये जो 5000 है ये आपको 4:1 में कैलकुलेट कर, मतलब जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो भी अपन ने कैलकुलेट किया है। तो अपन ने इसको 5000 को 4:1 में कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है प्री एंड पोस्ट में। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है और टोटल लगा देना है। अब आपको टोटल लगाने के बाद जितना भी ए का टोटल है उसमें से ए को घटाओगे तो आपके पास ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। और इसमें से ये घटाओगे तो आपके पास ये वाला नेट प्रॉफिट पोस्ट वाला आ जाएगा। तो इस तरह से पूरी कैलकुलेशन करनी है आपको। इलस्ट्रेशन 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन 2 पर। तो एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझा दिया है, क्वेश्चन का पैटर्न समझा दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करो। जैसे भी अपन ने देखा था कि अपन को ग्रॉस प्रॉफिट ही दिया हुआ नहीं था, जहाँ से अपन स्टार्ट करें वही चीज़ गिवन नहीं थी। तो अपन ने क्या करा था, सबसे पहले जीपी कैलकुलेट किया था। तो यही चीज़ अपन को देखनी है, जीपी गिवन है या नहीं। जीपी गिवन है तो ठीक है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं थोड़ा आपको जूम करके बता देता हूँ स्टेप्स। तो जीपी आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले वर्किंग नोट में जाना है, फॉर्मेट बना लेना है पहले ही। जैसे आपने फॉर्मेट बना दिया, फॉर्मेट बनाने के बाद अब आपको आ जाना है वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको निकालना है टाइम रेशो। टाइम रेशो निकालने के बाद वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना है, उसमें आपको सेल्स रेशो निकालना है, ठीक है। सेल्स रेशो भी निकाल लिया अब आपने। अब आपको देखना है जो भी आइटम्स आ रहे हैं P&L वाले, वो आपको एक एक लाइन वाइज यहाँ पर लिखते हुए जाने। जो भी आ रहा है आपको लाइन वाइज लिखते हुए जाना है, उसके बेसिस से भी अपन देखेंगे नहीं, सिर्फ आपको लिखते हुए जाना है, ठीक है। इसके बाद लिख दिया आपने, फिर इसके बाद इनके बेसिस आपको आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे कैसे इनके आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे जैसे आइडेंटिफाई होते हैं आपको लगता है कि इसके लिए वर्किंग नोट की ज़रूरत है, अलग से वर्किंग नोट बनाओ और उसको अलग से आइडेंटिफाई मतलब डिस्क्राइब करो पूरा, और फिर यहाँ पर उसका रेशो लिख दो, ठीक है। और इसका जैसे यहाँ पर वही चीज़ सेम आपको वर्किंग नोट में बनानी है, अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और वही चीज़ आपको यहाँ पर फिर वर्किंग नोट से रेफ़र कर देंगे। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करने हैं बेसिस। फिर इसके बाद जो भी अमाउंट है वो प्री और पोस्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ऐसे पूरा स्टेप आपके चलेगा, ठीक है। तो आपको वेट नहीं करना है एक एक आइटम का। सबसे पहले पूरे आइटम लिख दो जो भी P&L वाले, उनके बेसिस फिर बाद में लिखो, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करो बाद में जब उनके बेसिस कैलकुलेट हो जाए। तो अब आते हैं अब अपन इलस्ट्रेशन 2 पर। अब मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा फास्ट स्पीड करने वाला हूं ताकि आप सभी का टाइमली ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो पाए, ठीक है। लोटस लिमिटेड है वो इनकॉर्पोरेट हुए 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई अपन ने टाइम जो यहाँ पर ऐसे टाइमलाइन बना लेंगे अपन। डेट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे, और ऐसे आपको टाइमलाइन बना के आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। तो 1 जुलाई
और 1 अप्रैल अपन को क्वेश्चन में क्या दी हुई है, जो जहाँ पर बिजनेस को एक्वायर किया गया था, एक्वायर मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल और 1 जुलाई आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिए, तो ये 3 मंथ्स आपके प्री वाले हो जाते हैं। इसके बाद 1 जुलाई से जो भी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है ये आपका कैलकुलेट हो जाता है, और तो ये निकलते हैं अपने 9 मंथ। तो 9 मंथ्स अपने हो जाते हैं पूरे पोस्ट वाले, तो 3:9 अपने टाइम रेशो ये कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद सेल्स रेशो पे आते हैं। मैंने आपको बोला था पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ो, उससे पहले आपको सेल्स रेशो और टाइम रेशो दोनों कैलकुलेट करना है। सेल्स रेशो बात करते हैं, ठीक है। सेल्स की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में कैसे गिवन है, देखिए टोटल सेल्स क्वेश्चन में गिवन है वर 48 लाख की गिवन है, ठीक है। करें अपन ने लिख दी पूरी 48 लाख की। अब अपन ने टाइमलाइन बनाई, ठीक है। अब अपन को पार्ट वाइज क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो टोटल सेल है 48 लाख है, जिसमें से 48 लाख की सेल्स थी, आउट ऑफ विच 9,60,000 वर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। इसमें से 9,60,000 की पहले 6 मंथ्स की थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पहले 6 मंथ्स की, और बाकी की जो सेल्स थी 9,60,000 के अलावा जितनी भी सेल्स थी वो अपनी कहाँ से कहाँ तक की थी, यहाँ से जो हाँ यहाँ तक की थी, ये बैलेंसिंग फिगर से अपनी निकल जाएगी कितनी। तो 48 लाख में से अगर आप 9,60,000 लेस करोगे तो ये बाकी के महीने की निकल जाएगी। ओके, तो वहाँ से थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी आपको हो रही होगी, तो मैंने आपको एक चार्ट वापस से बना दिया, ठीक है। 48 लाख के अपन की टोटल करंट ईयर की सेल्स है, जिसमें से क्वेश्चन ने बोला है फर्स्ट 6 मंथ्स की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स की जो सेल्स थी 9,60,000 थी, और बाकी के क्वेश्चन में बोला है कि जो बैलेंसिंग फिगर से अपनी निकलेगी, यानी कि अपन यही मानेंगे ना कि ये वाली जो सेल है इसमें से फर्स्ट 6 मंथ कितनी तो बाकी की इतनी होगी, तो अपन ने लेस कर दिया 48 लाख में से 9,60,000, अपने पास निकल कर आया 38,40,000। अब मैंने आपको क्वेश्चन में बोला था केस थर्ड में जो सेल्स अपन कैलकुलेट कर रहे थे कि जिस भी सेल्स मतलब जिस भी पेयर वाली सेल्स को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाली लाइन टच करेगी उसको अपन को बांटना पड़ेगा, जितना वो प्री वाला है और जितना पोस्ट वाला है उसमें। अब देखिए यहाँ पर कितने मंथ्स हो रहे हैं प्री वाले में, इस वाला ये वाला जो बॉक्स अपन निकाले हैं इसमें प्री वाले में कितने मंथ्स कवर हो रहे हैं, 1 मंथ्स, ठीक है। तो अपन ने लिख लिया यहाँ पर ये 1 मंथ्स अपने प्री वाले में कवर हो रहे हैं, और बाकी के में तो बाकी के में 7 से पूरा 12 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 6 मंथ्स इधर अपने कवर हो रहे हैं। तो इसका रेशो बनता है अपने पास 1:6, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन सेकंड अब अपन जल्दी से देखने वाले हैं। लोटस लिमिटेड है, वो इनकॉर्पोरेट कब हुई है 1 जुलाई 2011 को, उसने एक्वायर किया एक रनिंग बिजनेस, और वो इफेक्ट कब से हो रहा है 1 अप्रैल से 2011, और ड्यूरिंग द ईयर 11-12 वो बोल रहे हैं टोटल सेल आपको गिवन है वो है 48 लाख, और जिसमें से जो 9,60,000 की सेल है वो आपके फर्स्ट 6 मंथ्स की है आगे, ठीक है। आगे बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 7,81,600, ठीक है। डायरेक्टली अपन को गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब अपन फॉर्मेट स्टार्ट कर सकते हैं। और आगे बोल रहे हैं द एक्सपेंसेस चार्जेस टू P&L अकाउंट, उसमें इंक्लूडेड क्या क्या है, मतलब आपको ये जो सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ये आपको एक तरह से P&L के स्टेट जो एक्सपेंसेस है वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन हो चुका है। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले प्रिपेयर करना है जो भी स्टेटमेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, जो प्रॉफिट का अपन बनाते हैं किस डेट को, ऑन द डेटेड 31 मार्च 2012, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले फॉर्मेट को समझते हैं। तो अपन को जो क्वेश्चन में डेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपने पता लगा कि 1 अप्रैल अपनी डेट ऑफ एक्विजिशन है, डेट ऑफ एक्विजिशन अपन ने लिख दिया। इसके बाद जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने निकल कर आई है, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने निकल कर आई है 1 जुलाई 2011, ठीक है, ओके। इसके बाद 31 मार्च 2012 की अपने पास निकल कर आई है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला था कि फर्स्ट 6 मंथ की आपको सेल दे रखी है, यानी कि फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो फर्स्ट 6 मंथ के आपको सेल्स गिवन थे वो 9,60,000 क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, और जो इसके बाद की सेल्स है बाय डिफ़ॉल्ट आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लोगे, जो कि 48 लाख में से 9,60,000 घटाओगे तो 38,40,000 आपके कैलकुलेट होकर आ जाओगे। तो देखने से पता चल रहा है ये जो लाइन है ये पूरी पोस्ट के बाद है, तो ये जो बॉक्स है आपके 38,40,000 वाला ये पूरे पोस्ट में चला जाएगा, ठीक है। पर मैंने आपको क्वेश्चन में केस सेकंड में बताया था, केस सेकंड या थर्ड में मैंने आपको दोनों में से एक में किसी में बताया था कि जिस भी सेल्स वाले बॉक्स को आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाली लाइन टच करेगी
उसको आपको बांटना पड़ेगा प्री और पोस्ट में, ठीक है। तो प्री और पोस्ट में किस रेशियो में बांटना पड़ता था आपको, उनके मंथ के हिसाब से। तो पिछले वाले मंथ कितने, 1 ऑफ 4 से लगाए 1 ऑफ 7 तक, तो 4 पूरा, 5 पूरा, 6 पूरा, ठीक है। अपने पास निकल कर आ रहे 3 मंथ्स। और इसके बाद कितने निकल कर आ रहे 2 मंथ्स, सॉरी 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स अपने इक्वली दोनों जो है प्री एंड पोस्ट दोनों में निकल कर अपने आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन को 3 मंथ्स मिल गए। तो रेशो जो मिला है अपन को 1:1, मतलब ये जो 9,60,000 है इसको अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1 में। तो इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये अपने निकल कर आता है 4,30,000 की 4,30,000। और ये अपने हो जाता है प्री और ये अपने हो जाता है पोस्ट, ठीक है। पर पोस्ट में एक और चीज़ अपन को दे रखी है, तो पोस्ट में ऐड करना पड़ेगा 38,40,000 और इसके अलावा, है ना। तो 38,40,000 में अगर आप 38,40,000 में अगर आप जोड़ते हो क्या 4,30,000, तो आपके पास कैलकुलेट होकर आता है 42,70,000, ठीक है। तो 42,70,000 और रेशो करोगे आप किससे 4,30,000, तो 4,30,000 रेशो 42,70,000 आपके रेशो कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो ये सेल्स रेशो आपके पास कैलकुलेट हो चुका है। सॉरी अपन ने थोड़ी यहाँ पर शायद तक गलती कर दी है, ये 4,80,000 अपने आएगा कैलकुलेट होकर। तो अपन जो है 38,40,000 में 38,40,000 में वापस से जोड़ते हैं कितना 4,80,000। तो ये अपने पास कैलकुलेट होकर आता है 43,20,000। तो 43,20,000 ये अपना गलत है, 43,20,000 अपने कैलकुलेट होकर आता है और ये 4,80,000। तो अपना रेशो जो बनता है ये बनता है 4,80,000 रेशो 43,20,000, ठीक है। तो इसको आगे आप अगर कट करते हो तो ये आपके 1:9 कैलकुलेट होकर आ जाता है सेल्स रेशो। तो अपन ने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर लिए। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अब सीधा स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट में सबसे पहले अपने आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल कर देते हैं अपन, और जो भी अब आइटम्स है P&L वाले, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो भी आइटम्स है आपको सीधे सीधे पहले लिख लेना है, फिर उसके बाद लिखेंगे अपन बेसिस किस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको देखते जाना है और मैं यहाँ पर आपको मार्क करके बताता जाता हूँ। जैसे डायरेक्टर फ़ी अपन को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। डायरेक्टर फ़ी अपन ने डाल दिए, इसके बाद बैड डेप्ट दिया हुआ डाल दिया, एडवर्टाइजिंग दिया है डाल दिया, ठीक है। सैलरी वेजेस जो सैलरी और जनरल एक्सपेंस दिए हुए डाल दिया, ठीक है। इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी ये भी आ चुका है, ठीक है। अब अपन ने सारे P&L वाले आइटम लिख लिए हैं यहाँ पर। अब अपन इनके बेसिस लिखेंगे। जीपी जो होता है एक तरह से सेल्स पे बेसिस होता है, तो अपन जो इसको बांटेंगे वो सेल्स रेशियोज में इसको डिस्ट्रीब्यूट अपन करने वाले हैं। 1 मिनट में इसकी थोड़ी इंक बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। टोटल ए करेंगे अब अपन, तो अपने पास ये कैलकुलेट जो भी अमाउंट आएगा वो भी आगे देखेंगे। इसके बाद डायरेक्टर फ़ी किस, मैंने आपको बताया था डायरेक्टर फ़ी ऐसे आपको झोंपड़ी बनाकर बताई थी, इसमें डायरेक्टर रहता है तो इसको जो भी मिलेगा वो पूरा पोस्ट में जाएगा। तो ये डायरेक्टर फ़ी वाला पूरा पॉइंट आपको उससे ध्यान रखना है, पोस्ट में अपने आ जाएगा। इसके बाद बैड डेप्ट्स किसकी वजह से होते हैं, सेल्स की वजह से, तो ये सेल्स रेशियो में बढ़ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट किसके लिए करते हैं अपन, सेल्स बढ़ाने के लिए, तो सेल्स रेशियो में बढ़ जाएगा। पर मैंने आपको बोला था एडवर्टाइजमेंट अगर आपको स्पेसिफिक कैसे दे रखा हो, पर मंथ करके दे रखा हो। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है पर मंथ 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12 करोगे तो ये 48,000 अपने कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो अगर आपको ऐसे पर मंथ गिवन है तो वो आपको टाइम रेशियो में ही बांटना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंस जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाइज एक्सपेंस होते हैं वो आपको टाइम रेशियो में ही बांटने रहते हैं, तो जनरल एक्सपेंस भी अपन टाइम रेशियो में बांट दें। इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मैंने आपको चार्ट में बताया था, जो कॉन्सेप्ट वाला अपन ने डिस्कस करा था, कॉन्सेप्ट वाले में अपन ने देखा था, वो पूरा पोस्ट में जाता है। इसके बाद डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है, इसको आपको लर्न करना है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी आप कब दोगे, जब आप अपने बिजनेस को जो एक अच्छा खड़ा कर लोगे ना। तो एक तरह से ये पूरा काम कब हो रहा है, जब आप इनकॉर्पोरेशन करा ले उसके बाद। एक तरह से मैं सिर्फ याद करने के लिए लॉजिक बता रहा हूँ, इसका कोई ऐसे लॉजिक नहीं है। तो इस तरह से आपको ये पूरा पोस्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है अपने। इसके बाद जो सीधा आपको जो भी रेशो अपन ने कैलकुलेट किया उसके हिसाब से इन अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और आपको टोटल कैलकुलेट कर लेना है। ए में से बी घटाओगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद इलस्ट्रेशन सेकंड में अपने पास कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते इलस्ट्रेशन थर्ड की तरफ। अब क्वेश्चन में बोला है, देखिए द प्रमोटर्स ऑफ
ग्लोरियस लिमिटेड टुक ओवर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी रनिंग बिजनेस, जो कि इफेक्ट कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2011 से। आगे बोल रहा है द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2011। ठीक है, आगे बोल रहा है द एनुअल अकाउंट्स वर मेड अप टू द 31 मार्च 2012। ये आपको एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर की इन्फॉर्मेशन दे दी है, और ये दे दी आपको डेट ऑफ एक्विजिशन की, ये दे दी आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की इन्फॉर्मेशन DOI। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यहाँ तक थे अपन एनुअल 31 मार्च 12 तक अपन को देखने को मिल रहा है। इसके बाद विच रिवील्ड दैट द सेल्स ऑफ द होल ईयर टोटल 1600 लाख के अपन को सेल्स गिवन है, आउट ऑफ विच जो सेल्स है अप टू 31 जुलाई की जो सेल्स आपको दी हुई है वो 400 लैक्स की है। मतलब 1600 लाख की जो आपको टोटल सेल गिवन है उसमें से आपको 31 जुलाई तक की जो सेल्स है वो 400 लाख की दी हुई है। मतलब बैलेंसिंग फिगर है वो उससे आगे की 31 जुलाई से जितनी भी आगे की है वो अपने 1200 लाख की सेल्स हो जाती है। तो इस तरह से बाइफर्केशन दिया हुआ है। आगे बोल रहा है कि जो GP रेट है, GP जो है 25% है। हम GP किस पे निकालते हैं अपन वो आगे अपन देखेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन में एक्सपेंसेस आपको दिए हैं जो P&L में अपन देखते हैं। P&L वाले सारे एक्सपेंस आपको दिए हुए यहाँ पर, तो ये सारे एक्सपेंस आपको P&L जैसे अपन वो बनाएंगे अपना परफॉर्मा, उसमें एक टू एक आपको डालते हुए जाना है। इसके बाद वही सेम चीज़ बोली है प्रिपेयर स्टेटमेंट, और उसमें आपको कैलकुलेट करना है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बोला था कि फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट में GP गिवन है या नहीं है। फॉर्मेट में GP गिवन नहीं था, तो GP किसके बेसिस पे निकलता है, आपके सेल्स के बेसिस पे। सेल्स आपको टोटल कितनी गिवन थी, 1600 लाख की। 1600 लाख का 25% अगर आप निकालोगे तो ये आपके निकल कर आ जाता है कितना, 400 लाख। ठीक है, 400 लाख वो अपन ने सेल्स रेशियो में बांटते हैं अपन GP। ठीक है, इसके बाद जो है फर्स्ट आइटम पे आते हैं जो एक्सपेंस दे रखा है अपन को, सैलरी लिख दिया। ठीक है, इसके बाद रेंट रेट टैक्सेस लिख दिया, एश्योरेंस लिख दिया। ठीक है, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस लिखना है, ट्रैवल कमीशन, डिस्काउंट अलाउंस, सन्ड्री ऑफिस ट्रैवल डिस्काउंट। ठीक है, बैड डेप्ट दिए हुए, डायरेक्टर फ़ी, ऑडिट फ़ी, बैड डेप्ट्स, डायरेक्टर फ़ी, ऑडिट फ़ी। इसके बाद आगे दे रखे हैं डेप्रिसिएशन मशीनरी और डिबेंचर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन मशीनरी एंड डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, अपने सारे पॉइंट यहाँ पर कवर कर लिए। अब अपन को लिखना है बेसिस, GP का बेसिस वही सेल्स रेशो, सैलरीज अपने एडमिनिस्ट्रेशन वाइज है तो टाइम रेशो, रेंट रेट वही टाइम रेशो, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस वही एडमिनिस्ट्रेशन वाइज है तो टाइम रेशो, ट्रैवलर कमीशन। अब देखिए मैंने यहाँ पर लाइन लिख रखी है, ट्रैवलर मतलब आप माल को लेकर जा रहे हो। ट्रैवल करने का मतलब, बिजनेस में ट्रैवल करने का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप माल लेकर जा रहे हो, तो माल को ले जाने के लिए जो भी आप ट्रैवलर्स बुलाओगे, मतलब ट्रैवलर क्या करेगा, अपने सामान को एक जगह से ले जाकर दूसरे स्थान पर लेकर जाएगा ताकि वो सेल कर सके। तो ट्रैवलर को जो भी बुलाया अपन ने वो किस लिए बुलाया, ताकि वो विदेश में अपने सामान बेच सके। एक तरह से लाइन याद करने के लिए तो सेल्स रेशियो में अपन उसको बांट देंगे क्योंकि सेल से रिलेटेड हो गया एक्चुअली। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अपन अलाउ कब करेंगे, जब अपन सेल होएगी। डिस्काउंट कब देंगे, जब अपनी सेल होएगी, अपन किसी को अट्रैक्ट करेंगे डिस्काउंट से तो सेल्स रेशियो में अपने बढ़ जाएगा। बैड डेप्ट सेल की वजह से ही होता है। डायरेक्टर फ़ी वही अपने पॉइंट आ चुके हैं, पोस्ट में जाता है पूरा, अपन ने ट्रिक से देखा था। और टैक्स ऑडिट फ़ी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, अपन ने नोट्स में भी डिस्कस किया। टैक्स ऑडिट फ़ी जब भी आता है अपने पास वो सेल्स रेशियो में ही बढ़ता है। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे होता है हमेशा ही, आपको पता होगा, टाइम बेसिस पे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट, अपन ने वो झोपड़ी बनाई थी उसमें अपन ने देखा था सबसे पहले प्रीलिमिनरी, फिर जो भी शेयर इशू करेगा शेयर पर क्या देता है डिविडेंड, और डिबेंचर भी देखे थे, डिबेंचर पर क्या मिलता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो भी पे करेगा अपने पूरे पोस्ट में अपन ने डाले थे, ये पूरा पोस्ट वाले अपन ने देखा था। तो ये भी इस तरह से ट्रिक वाला बहुत काम करता है, मतलब अधिकतर पॉइंट इसके आते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप उस ट्रिक को याद रख लेते हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट तक के पूरे पॉइंट कैलकुलेट हो गए, और इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हर एक अमाउंट को, टाइम रेशियो। ठीक है, ये चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली है, पर टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो आपने ऐसे लिख दिया है बाई चांस, पर अभी तक अपन ने जहाँ पर टाइम रेशियो कैलकुलेट नहीं किया। टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, वही डेट ऑफ एक्विजिशन देख लो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख लो, और डेट ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देख लो। तो डेट ऑफ एक्विजिशन अपने क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 1 अप्रैल
1 अप्रैल 11 हो गई और 1 अगस्त की अपनी ये हो गई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपने हो ही गया 31 मार्च। तो यहाँ से यहाँ तक का अपना 4 मंथ्स, यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ 8 मंथ। तो ये 4:8 अपने निकल गया 1:2 टाइम रेशो। इसके बाद सेल्स रेशो वही अपन को टोटल सेल दे रखी है 1600 लाख की, इसमें से हो रहा है कि जो 400 लाख की सेल्स है यहाँ तक की है। तो इनकॉर्पोरेशन वाली डेट देखो भाई अगस्त तक की है, ठीक है। मतलब ये पूरा कितना हो गया 400 लाख अपना पूरा प्री हो गया। अब आप बोलोगे प्री कैसे हो गया, ये देखो 31 जुलाई यहाँ पर दे रखा है। 31 जुलाई और 1 अगस्त में कितना अंतर है, एक दिन का है। एक दिन के लिए आप ऐसे थोड़ी करोगे, ठीक है, समझ चुके होंगे आप। जुलाई के बाद अगस्त ही आता है क्योंकि, तो जुलाई वाला ये पूरा जो है इसने यहाँ से यहाँ तक की जो प्री वाली है ये पूरी सेल्स दे रखी है क्वेश्चन में 400 लाख की। तो बाकी जो डिफरेंस आएगा वो अपने पोस्ट वाली पूरी चली जाएगी। तो इस तरह से सेल्स रेशो पे अपने कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो फर्दर मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन 4 पे। इलस्ट्रेशन 4 में अपन देखेंगे इंदर एंड विस्लो लिमिटेड जो कि वर्किंग एज अ पार्टनरशिप फर्म, उन्होंने रजिस्टर करा है एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि अंडर द नेम ऑफ फेलो ट्रेवलर लिमिटेड वो उन्होंने करवाया। और ये किस तारीख को हो रहा है अपने, ये हो रहा है अपने 31 मई को 2011 को, जो कि टेक ओवर कर रहा है देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। और ये एग्री किया गया उनके बीच में दैट दे वुड बी टेक ओवर एसेट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। कब से, यहाँ पर डेट जो बताई गई है 1 जनवरी बताई गई है। तो 1 जनवरी 2011 से यहाँ पर बताया गया है ये किस सम के लिए, फॉर अ सम ऑफ 3 लाख। तो ये अपने क्या हो जाती है 3 लाख की उन्होंने मतलब परचेज कंसिडरेशन ये अपने हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में बोला है कि एंड द अनटिल द अमाउंट वॉज डिस्चार्ज, जो जब तक डिस्चार्ज नहीं किया गया अमाउंट, दे वुड पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ, जी इस वाले अमाउंट पर जो है वो इंटरेस्ट पे करेंगे कितना, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। इसके बाद बोला द अमाउंट वॉज पेड ऑन जून 30, 2011। तो मैंने आपको बताया था कि परचेज कंसिडरेशन में क्या होता है, जहाँ तक आप पे कर देते हो वहाँ तक क्या है का ही जो है आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। तो इसमें यहाँ तक का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन, जो द कंपनी ने क्या किया इशू कर दी 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और वो किस पे किया एट अ प्रीमियम ऑफ 1 ईच। तो ये कितने का हो गया इशू, 10 + 1 11 का, ठीक है। आगे बोल रहा है और अलॉट कर दी 7% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू कितने के ₹1,50,000 टू वेंडर्स एट पार, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन हो चुकी है। आगे क्वेश्चन में इन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो ट्रैवलर्स लिमिटेड के बारे में ही दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, जो 31 मार्च 2011 को अपन को गिवन है, परचेज दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ है, इसके बाद क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अब अपन को क्वेश्चन में जो है पढ़ते ही आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो है अपन को जीपी कैलकुलेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। मतलब अपन को जीपी क्वेश्चन में नहीं देगा और जीपी क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, तो आपको इनसे जो है जीपी कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो P&L वाला एक्सपेंसेस होते हैं वो अपन को डायरेक्टली दिए हुए हैं। तो ये सारे P&L वाले आइटम अपन P&L में जो हम पर अपन एक्सपेंस वाले कॉलम है उसमें अपन लिख देते हैं। तो ये पूरे आइटम अपन उसमें लिख देंगे। आगे बोल रहा है आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ, जो अपोर्शन करना है एक्सपेंसेस का और कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस जो भी आता है फॉर द पोस्ट एंड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए। और आपको बोला है कि ऑल्सो शो हाउ दिस फिगर वुड बी अपीयर इन बैलेंस शीट। मतलब इस बार आपसे एक्स्ट्रा क्या पूछ लिया, बैलेंस शीट पूछ लिया, तो बैलेंस शीट भी अब आपको बनानी पड़ेगी। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। टाइम रेशो अपन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको फॉर्मेट में ही बताया था टाइम रेशो अपन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो वर्किंग नोट सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे कि उसने बिजनेस एक्वायर कब किया है। यहाँ पर बिजनेस एक्वायर की डेट दे रखी है January 1 को, तो January 1 से अपन ने 31 में जो यहाँ पर उसने इनकॉर्पोरेशन करा है ये अपन ने डेट ले लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है 5 मंथ्स का आगे ये हो गया प्री, और बाकी का जो ईयर एंड हो रहा है कहाँ तक हो रहा है देखिए 31 दिसंबर तक हो रहा है। तो 31 दिसंबर तक जो है बाकी के डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 7 मंथ्स हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपने पूरा पोस्ट वाला। तो टाइम रेशो अपने निकल के आया 5:7, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने सेल्स रेशो पर। सेल्स रेशो में क्वेश्चन ने सबसे पहले अपन टाइमलाइन बना लेंगे। हुई क्वेश्चन में जो है सेल्स गिवन है, क्या क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, जी हाँ, टुकड़ों में दी हुई है। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले तो टाइमलाइन बना के उस सेल्स को लिख लो, ठीक है।
तो अपन ने क्या करा, जनवरी से लेकर 31 मार्च तक की जो भी सेल्स अपन को गिवन है लिख दी, और 31 मई से लेकर जो भी 31 दिसंबर तक है वो अपन ने सेल्स अलग से लिख दी। अब देखिए ये जो एक कॉन्सिडेंसी है कि यहाँ पर डेट ऑफ जो एक इनकॉर्पोरेशन वाली है वो अपन को सीधी सीधी इसने बांट के दे रखी है, 31 मई दे रखी है, और 31 मई अपनी क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सीधा सीधा ये प्री हो जाएगा और सीधा सीधा ये अपने पोस्ट हो जाएगा, मतलब अपना टाइम रेशियो ही सेल्स रेशियो बन जाएगा। तो अपन ने 1:2, सॉरी टाइम रेशियो ही सेल्स रेशियो नहीं बनेगा, वो मैंने अलग बोल दिया। तो 6:12 का रेशियो बन जाएंगे, तो 1:2 अपने ये बन जाएगा। तो इस तरह से सेल्स रेशियो भी होता है कंप्लीट। इसके बाद देखिए मैंने आपको बोला था कि जीपी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, पहले फॉर्मेट की सारी चीज़ें पूरी करो, जीपी आपको नहीं दिया हुआ, जीपी कैलकुलेट करो, टाइम रेशियो कैलकुलेट करो और फिर सेल्स रेशियो। तो अपने टाइम और सेल्स रेशियो कैलकुलेट कर लिया, अब अपन को जीपी कैलकुलेट करना है। तो जीपी कैलकुलेट कैसे करना है, देखिए इन्फॉर्मेशन कैसे दे रखी है, देखिए सबसे पहले आपको दे रखी है जो इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट वाली, देखिए परचेज और इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल्स दे रखी है। तो अपन ने क्या करा, ट्रेडिंग अकाउंट वर्किंग नोट में अपन ने बना लिया, ठीक है। इसके बाद परचेज अपन ने लिख दिया, जो भी एक्सपेंसेस थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आपको एक्सपेंसेस में देखने पड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होंगे जो ट्रेडिंग में आते हैं ये अपन ने यहाँ पर लिख दिए। ये चीज़ आपसे गलती हो सकती है, मैं यहाँ पर हाईलाइट ज़रूर से करना चाहूँगा कि आपको ये आइटम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अपन को यहाँ पर जीपी निकालना है। तो आप जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हुए चलोगे, ठीक है। इसके बाद अपन ने परचेज लिख लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिए, और इसके बाद जो सेल्स क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है यहाँ पर देखिए, दोनों को जोड़ा तो कितनी सेल्स आएगी अपने 1,80,000, तो 1,80,000 सेल्स लिख दिए। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 25,000 अपने लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर से अपने जीपी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं यहाँ पर फॉर्मेट की तरफ, ठीक है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले अपन जीपी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जीपी को अपन सेल्स रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी टोटल अपन लगाते हैं टोटल लिख दिया, और इसका ये बाइफर्केशन करके इसका अपन ने टोटल में उसको दिखा दिया। इसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस पे, जो P&L वाले होते हैं। तो आते हैं एक्सपेंसेस वाले में, देखिए फ्रीट एंड कैरेज जो है अपने किससे रिलेटेड होते हैं, फ्रीट एंड कैरेज अपने एक तरह से P&L वाले आइटम नहीं होते हैं। तो फ्रीट एंड कैरेज जो होते हैं वो अपन को इसमें नहीं लेना है, क्योंकि ये अपने ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, अपन को सिर्फ P&L वाले आइटम चाहिए। तो सैलरी एंड वेजेस आ जाएगा, सैलरी एंड वेजेस अपन ने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अपन लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो डेप्रिसिएशन लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन वो अपन ने लिख दिया, जो सेलिंग कमीशन है वो अपन ने लिख दिया, डायरेक्टर फी अपन ने लिख दी, इधर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिख दिए, और जो भी प्रोविज़न फॉर टैक्सेस है अपन ने लिख दिए, ठीक है। अब सीधे सीधे आइडेंटिफाई करते जाओ। सबसे पहले अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में आपको दिया हुआ था कि जो परचेज कंसिडरेशन था उसके बारे में बता हुआ था, जो 3 लाख का था, जिसमें अपन पे कब कर रहे हैं 38 जून को, और उस पर इंटरेस्ट कितना पे किया जा रहा था 6% पर एनम। तो अगर आप इसको लगाओगे देखिए, तो इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन अपन कैलकुलेट करें अगर, तो डेट ऑफ एक्विजिशन से कहाँ तक आप पे कर रहे हो, ये 2011 तक आप पे कर रहे, देखिए 38 जून तक। तो यहाँ तक अपन ने ले लिया, पर डेट ऑफ एक्विजिशन इनकॉर्पोरेशन कहाँ तक का था, 31/5 तक का, ठीक है। तो मतलब 1 महीना अपने पोस्ट में चला जाएगा और बाकी के 5 मंथ्स अपने प्री में चले जाएंगे। तो जितना भी अपने इंटरेस्ट आ रहा है कैलकुलेट कीजिए, 3 लाख पे 6% फॉर कितने महीने, फॉर 6 मंथ्स। तो 3 लाख पर 6% 18,000 का आधा कितना हुआ 9,000। तो 9,000 अपने कैलकुलेट हो चुका है, और इसको अपन बांट देंगे, जो भी अपने रेशो है 5:1। तो इतना तो 7,500 प्री हो गया, और बाकी का 1,500 अपने पोस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन पीसी आपकी जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अपन ने वर्किंग नोट डाला, वर्किंग नोट 4 रेफ़र किया, और उसको दिखा दिया कि 7,500 और 1,500 अपन ने डायरेक्ट कैलकुलेशन में दिखा दिया। इसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने जो डायरेक्टली अपन बांट सकते हैं वो उनको बाइफरकेट कर देंगे। सैलरी एंड वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टाइम रेशियो में, डिवेंचर इंटरेस्ट मैंने आपको झोपड़ी बनाकर दिखाई थी, वो ट्रिक से याद कराया था, पोस्ट में जाता है। डेप्रिसिएशन वही टाइम से रिलेटेड होता है। इंटरेस्ट ऑन पीसी अभी अपन ने कैलकुलेट किया ही है। सेलिंग कमीशन जो भी होता है सेल्स से रिलेटेड होता है, इसलिए सेल्स रेशियो।
डायरेक्टर फ़ी भी मैंने वो झोंपड़ी बनाई थी, उसमें ट्रिक बताई थी, तो वो अपने पूरा पोस्ट में चला जाएगा। इसके बाद प्रिलिमिनरी भी उसी में आता है। प्रोविज़न फॉर टैक्स, और इसके लिए अलग से मैंने आपको बताया था कि प्रोविज़न अपन बिजनेस चलने के बाद में बनाते हैं, तो प्रोविज़न भी पूरा अपने पोस्ट में 100% पोस्ट में अपन ने आपको बताया था कि जो भी कॉन्सेप्ट वीडियो में आपने स्टार्टिंग से अगर देखा हो तो ठीक है। तो ये अपने कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो भी रेशो आते हैं अपने, इसमें अपन इनको बांट देंगे और टोटल ए लगा लेंगे और टोटल बी लगा देंगे। फिर इसके बाद जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन आएगी, नेट प्रॉफिट में ए माइनस बी करेंगे तो आपके कैलकुलेट ये होकर सीधा सा आ जाएगा। इसके बाद आती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो आप खुद से एक बार देखना, खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। अगर नहीं आता फिर भी तो कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में अपन फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। बढ़ते अगले इलस्ट्रेशन पर। तो अगला इलस्ट्रेशन अपना कौन सा है, तो ये अपना हो चुका है इलस्ट्रेशन। बैलेंस शीट एक बार रेफर जरूर से करके जाना, एग्जाम में बैलेंस शीट के साथ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इलस्ट्रेशन 5 पे अपन जब तक पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 5 ओके। तो स्टार्ट करते हैं। द पार्टनर्स ऑफ मैत्री एजेंसीज डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर पार्टनरशिप फर्म इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि आगे कॉल की जाएगी किससे, एम ए ब्रैकेट में पी लिमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2012। जो 1 जनवरी 2012 से अपने ये क्या मिल चुकी है अपन को, मिल चुकी डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द कंसिडरेशन वॉज एग्रीड अपॉन 1,17,00,000 1,17,00,000 का अपने परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है। आगे बोल रहा है बेस्ड ऑन फर्म्स बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2011। ये अपन को पता चल चुका है, ये फाइनेंशियल ईयर है जो 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। आगे बोल रहे हैं ड्यू टू सम प्रोसीजरल डिफिकल्टीज द कंपनी कुड बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली ऑन 1 अप्रैल 2012। तो ये अपन को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी क्वेश्चन में गिवन हो चुकी है, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपन को पता चल चुकी है। क्वेश्चन में आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है, मीन वाइल द बिजनेस वॉज कंटिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड जो कंसिडरेशन है वॉज सेटल्ड दैट डे विथ इंटरेस्ट फॉर्म 12% पर एनम। ठीक है। तो इसी दिन को मतलब 1 अप्रैल को ही अपने परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ और सेटल हुआ, और इस पर अपने 12% इंटरेस्ट पे किया है। आगे बोल रहे हैं द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर कंटिन्यूड बाय द कंपनी, जो कि क्लोज कब किए गए, फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च। सॉरी, यहाँ पर अपन ने गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी। ये जो बंद हो रहे हैं अकाउंट्स अपने 31 मार्च 2013 को हो रहे हैं, और बोल रहा है कि गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और इसी रिलेटेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अपन को क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में सेल्स पढ़ते ही आप समझ जाओगे, मतलब ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इससे आपको समझ जाना चाहिए कि जीपी आपको गिवन नहीं है, जीपी आपको कैलकुलेट करना है। तो जीपी आपके कैसे आएगा, सेल्स में से अगर आप COGS घटा दोगे तो आपके जीपी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जीपी अगर आगे अपन इसको देखेंगे। इसके बाद एक्सपेंसेस जो P&L वाले हैं वो अपन को लेके चलने हैं। सैलरीज है, डेप्रिसिएशन है, एडवर्टाइजमेंट है, डिस्काउंट है। इसके बाद आपकी क्या दिए है, मैनेजर जो डायरेक्टर रेम्युनरेशन है, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस दिए हुए, और ऑफिस का कम शोरूम रेंट आपको दिया हुआ है। इसके बाद इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। अब देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट और नई एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी। द कंपनी ओनली, जो कंपनी की ओनली बोरिंग थी वॉज लोन ऑफ 50 लाख, जो 12% पर एनम के इंटरेस्ट पे आपको पे करनी है, और पे द परचेज कंसिडरेशन, मतलब परचेज कंसिडरेशन को पे करने के लिए आपको कितनी बोरिंग ली, 50 लाख की। और इसमें आगे क्या बोल रहा है, परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू द फर्म एंड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कंपनी ने जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और साथ ही जो परचेज कंसिडरेशन है उसको पे करने के लिए उसने बोरिंग की 50 लाख की 12% रेट के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है द कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल, मतलब वो डबल कर सकती है सेल्स को, जो कि कब से हो रही है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 से। और आगे बोला है बट द सैलरी ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डेट, मतलब इसी डेट से जो है 1 अप्रैल 2012 से सैलरी को ट्रिपल्ड किया जा रहा है। ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर सैलरीज दिया हुआ है और यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं इनको इसी को सेल्स ही पढ़ लेते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है ज़रूर से। ठीक है। तो अपन आगे पढ़ेंगे अब।
ओके, तो आगे अगर आप देखोगे यहाँ पर एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। आगे बोल रहा है कि इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फॉर फ्रॉम 1 जुलाई 2012 फॉर विच रेंट वॉज 30,000 पर मंथ। मतलब उसने एक एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई किया है जिसके लिए वो रेंट दे रहा है कितना, 30,000 पर मंथ। मतलब ये इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन है एडिशनल में। ये कब से दे रहा है यहाँ पर, 1 जुलाई से। तो इसका रेंट भी कब से लगेगा, 1 जुलाई से। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं वर्किंग नोट की तरफ। तो वर्किंग नोट में अपन सबसे पहले वही बेसिक, अपन को जीपी नहीं दिया, जीपी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जीपी अपन सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो जीपी कैलकुलेट करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी सेल्स है उसमें से सीओजीएस घटा देंगे तो अपने पास जीपी निकल कर आ जाएगा। अब ये जीपी कितना प्री का है कितना पोस्ट का है वो अपन बाद में देखेंगे, बाद में बांटेंगे। ठीक है, वो किसके हिसाब से बढ़ता है, अपने सेल्स रेशियो के हिसाब से। तो सबसे पहले स्टेप सेकंड अपने क्या होता है, स्टेप सेकंड होता है सबसे पहले टाइम रेशियो कैलकुलेट करना। टाइम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अपन को इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन डेट ऑफ एक्विजिशन की और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। डेट ऑफ एक्विजिशन अपन ने मार्क कर लिया था, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी का है, तो 1 जनवरी का डेट ऑफ एक्विजिशन और 1 अप्रैल का अपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो 3 मंथ्स और 12 मंथ्स अपने निकल जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको समझ आ चुकी है कि जो यहाँ पर अपना टाइम रेशियो है इसमें जो मंथ्स आ सकते हैं वो 12 मंथ से ज़्यादा भी आ सकते हैं। यानी कि अपना जो फाइनेंशियल ईयर है एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2023। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी, जो अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो 31 मार्च 2023 को होते हैं। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती क्या करेंगे, वो 1 अप्रैल तो ले लेंगे, ठीक है, 1 जनवरी मान के वो यहाँ पर 31 दिसंबर कर देंगे। तो ये चीज़ आपको हर क्वेश्चन में नोटिस करनी होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से 3 मंथ्स 12 मंथ का रेशो निकालें तो 1:4 अपने टाइम रेशो कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद आते हैं सेल्स पे। सेल्स रेशो कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी, मैंने यहाँ पर आपको कट आउट करके वो यहाँ पर शो कर दिया। तो इसी को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, कंपनी वॉज एबल टू डबल एवरेज मंथली सेल। मतलब कंपनी जो है अपनी जो सेल्स है उसको डबल करने में सक्षम है, डबल करने में एक तरह से वो है, जो आप समझ रहे हो, एबल है, मतलब डबल कर सकती है। ठीक है, एबल है वो एक तरह से, तो वो कर सकती है कब से, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से तो अपन क्या करेंगे, जो भी अपन सेल्स लेंगे तो नॉर्मली तो अपन 1 मंथ लेते हैं। ठीक है, तो 1 मंथ अपन ने जैन फेब मार्च के ले लिए और अपन ने डबल कर दी है कहाँ से, अप्रैल से, क्योंकि 1 अप्रैल से डबल हो रही थी वो। तो फर्स्ट अप्रैल से डबल करते हुए अपन ने 31 मार्च तक की डबल पूरी कर लिया है। अब अपन इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अब यहाँ भी आपको अप्रैल से डबल हो रही है और जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो आपका अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था। तो आपको सीधा सीधा बांटने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा आप क्या करो, जो भी इसका है इसका टोटल कर लो, वो आ जाता है अपने 3, और इसका टोटल कर ले तो आ जाता है अपने पास 24। तो 3:24 ही आपका सेल्स रेशो बन जाता है। तो यहाँ पर 1:8 आपका क्या हो जाता है, टाइम सेल्स रेशो कैलकुलेट होकर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने अब कैलकुलेट कर ली। इसके बाद जो क्वेश्चन में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है वो अपन ने सैलरी की गिवन है, कि जो सैलरी है, देखिए इसी लाइन के जस्ट नीचे आपको दी हुई थी कि सैलरी जो है ट्रिपल हो जाएगी, किस डेट से, जो डेट आपको दी हुई है 1 अप्रैल वाली, इसी डेट से सैलरी भी आपके ट्रिप्लिकेट हो जाएगी। मतलब 1 अप्रैल से आपके सैलरी भी ट्रिप्लिकेट होने वाली है। तो अपन क्या करेंगे, सैलरी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखेंगे सबसे पहले। ओके, ये देखिए यहाँ पर सैलरी गिवन है और ये कितने की गिवन है, 11,70,000। ठीक है, और 11,70,000 को अपन ने क्या करा, इसको सबसे पहले पर मंथ की सैलरी कैलकुलेट किया। तो चलिए ये पर मंथ वाला कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, जैसे अपन अभी तक अपन करते हुए हैं, जो सेल्स में अपन ने किया था वैसे अब अपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट करते हैं अपन ने क्या करा, जो अप टू 31 3/12 तक की जो भी सैलरी है वो अपन ने 1 एज्यूम कर ली, क्योंकि अपने ट्रिप्लीकेट कब से हो रही है, देखिए 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से जो भी आगे का पीरियड है उसके लिए अपन ने 3 टाइम्स उसकी सैलरी कर दी है। ठीक है, अपने नॉर्मली 1 टाइम्स थी, पर अप्रैल के बाद उसकी 3 टाइम्स हो चुकी है। ठीक है, अपने प्री और पोस्ट का पीरियड अपन चेक करेंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ से स्टार्ट है, वो 1 अप्रैल से ही है। तो 1 अप्रैल वाला जहाँ से ट्रिप्लीकेट हुई थी सैलरी, और पूरा 3 टाइम्स अपन ले लेंगे, कितने मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, ये पूरा हो जाएगा अपने पास पोस्ट। और जो 1 टाइम्स था अपने 3 मंथ्स के लिए, जैन फेब मार्च,
तो इनमें हो जाएगा अपने 3, तो ये हो जाएगा अपने 3:36। तो इसका अपना रेशो जो निकला है 1:12 निकल गया। अब इसी रेशो में आपको जो सैलरी यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए जो सैलरी आपको यहाँ पर गिवन है 11,70,000 की, इसी को आपको जो इस रेशो में बांट देना है 1:12 में। ठीक है, सैलरी वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सैलरी के बाद, कि जो आपका रेंट था वो 30,000 पर मंथ इंक्रीज़ हो चुका है क्योंकि आपने एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो अब रेंट वाली कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में रेंट आपको गिवन क्या था, जो रेंट आपको दिया हुआ था ऑफिस कम शोरूम रेंट, जो आपको गिवन था 7,20,000 का गिवन था। तो अपन ने क्या करा, टोटल 7,20,000 रखा, इसके 2 बाइफर्केशन किए। ठीक है, इसमें से अपन ने सबसे पहले जो एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई किया था उसका रेंट निकाला कि उसका रेंट अपन ने कितना उसका रेंट निकला है। ठीक है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक अगर अपन कैलकुलेट करें तो 9 मंथ्स होते हैं। 9 मंथ्स इंटू 30,000 करेंगे तो 2,70,000 अपने 9 मंथ्स का आ जाता है। और ये पूरा पोस्ट में जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल के बाद वाली ट्रांजेक्शन है, पूरा पोस्ट में जाएगा 1 अप्रैल डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपनी। और बाकी का बैलेंसिंग फिगर से मतलब ये जो नॉर्मल अपन अभी तक देते हुए आए ये वाला अपना कैलकुलेट हो चुका है। कितना, 7,20,000 में से अगर आप 2,70,000 जो एडिशनल स्पेस के कारण आए थे उसको घटा दे तो आपके पास कितना, 4,50,000 रुपये नॉर्मल वाला रेंट बचेगा। अब इस नॉर्मल वाले रेंट को आप नॉर्मली ट्रीट करना है, मतलब आप वैसे किस रेशो में, किस बेसिस पर बांटते हो आप रेंट को, टाइम रेशो में। तो टाइम रेशो अपना क्या आया था, 1:4 आया था, जो भी अपने ऊपर कैलकुलेट किया था। देखिए अपने 1:4 आया था, ये अपने 1:4 आ चुका था टाइम रेशो। ठीक है, तो इसी रेशो में अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, जो भी बैलेंसिंग फिगर वाला अपना 4,50,000 का अमाउंट है, तो 90,000 3,60,000 अपने बढ़ चुका है। अब देखिए ये भी पोस्ट, इन दोनों को जोड़ के आपको पोस्ट के कॉलम में दिखाना है और इसको प्री वाले कॉलम में दिखाना है। तो इस तरह से रेंट वाली भी ट्रीटमेंट अपन ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसके बाद कौन सा पॉइंट अपने बच जाता है, इसके बाद अपने इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन वाला पॉइंट बच जाता है। अब क्वेश्चन ने फर्स्ट वाली लाइन ही बोली थी, देखिए यहाँ पर इस वाली लाइन को अब मैं आपको बता दूँ कि कंपनी ने बोरो किया था 50 लाख का लोन 12% पर एनम की रेट पर, और उससे उसने क्या कर दिया था, एक तो परचेज कंसिडरेशन पे कर दिया था और जो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी उसको उसने फुलफ़िल किया था। ठीक है, तो अब इसका बाइफर्केशन अपन करेंगे। अब यहाँ पर ढूंढते हैं परचेज कंसिडरेशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देखिए जो भी परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंस है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन आप ले सकते हैं। तो इंटरेस्ट जो यहाँ पर गिवन है वो 9,51,000। क्यों इंटरेस्ट है आपने क्यों चुना परचेज कंसिडरेशन में, क्योंकि अपन इंटरेस्ट किस पे देते हैं, अपन ने जो परचेज कंसिडरेशन पे किया है वो लेट पे किया है, उसके कारण अपन इंटरेस्ट देते हैं। तो इसलिए अपन ने इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट इसका इंटरेस्ट अब इसमें कैलकुलेशन में लिए। तो 9,51,000 अपना क्या हो गया, जो इंटरेस्ट ऑन पीसी है वो हो गया। अब इसका बाइफर्केशन करेंगे किस में, कि यहाँ तक अपन ने पे कर दिया था, कहाँ तक, कंपनी ने लोन जो बोरो किया है वो इस डेट को किया है। देखिए 31 मार्च की अवेलेबल है सारी इन्फॉर्मेशन, तो इस डेट को कंपनी ने ये लोन बोरो कर लिया है। तो अपन ने 31 मार्च तक का जो भी इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट होता है वो अपन ने कैलकुलेट किया। जो भी परचेज कंसिडरेशन था जो क्वेश्चन में गिवन था 1,17 लाख का, तो 1,17 लाख का अपन ने 12% कैलकुलेट किया फॉर 3 मंथ्स, जैन फेब और मार्च 31 मार्च तक। तो ये अपने 3,51,000 निकल कर आता है और ये पूरा प्री में जाएगा अपने। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट में से अपन को पता चल चुका है जो इंटरेस्ट है परचेज कंसिडरेशन के लिए वो कितना है। तो अब बाकी का क्या करोगे, बाकी अब हो गया अपने जनरल, और जो जनरल इंटरेस्ट रहता है आपके वो P&L का आइटम होता है। P&L का आइटम को आप क्या मान के चलोगे, मतलब आपको सोचना ये इंटरेस्ट हो किसका सकता है। तो आपने 9,51,000 का इंटरेस्ट पे किया, जिसमें से आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि जो 3,51,000 का इंटरेस्ट है वो अपने किससे, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन पे अपन ने पे किया, पर बाकी का इंटरेस्ट किस पे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ ये जो आपने ये लोन लिया है ना यहाँ पर 50 लाख का, इसका जो इंटरेस्ट अब बनेगा, जो आपने परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए जो लोन लिया है
तो इस पर जो इंटरेस्ट बनेगा ये वो वाला इंटरेस्ट है। तो यही चीज़ आपको समझनी है। तो आपने ये लोन कब से लिया है? 31 मार्च के बाद में, तो इसलिए पूरा पोस्ट वाली कंडीशन में जाएगा। और इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करो 50 लाख पर 12% कितने महीने के लिए? पूरे 12 महीने के लिए। तो इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये पूरा 6 लाख का अपने पूरा पोस्ट में जाएगा इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। तो इस तरह से अपन ने पूरा ये जो कैलकुलेशन है वो समझ लिया। अब बढ़ते अपन किसकी तरफ, जो भी अपना स्टेटमेंट है। तो जीपी अपन को डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं था, सॉरी, कैलकुलेट किया था अपन ने। तो इसमें से इसको लेस करा था, और तो जो भी जीपी आया था उसको आपको सेल्स रेशियो में बांट देना है, जो कि वर्किंग नोट 3 में अपन ने कैलकुलेट किया। पर सेल्स यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन थी, इसलिए वर्किंग नोट अपन ने बनाया था। तो यहाँ पर प्री और पोस्ट का बाइफर्केशन आपको कर देना है सेल्स रेशियो में, ठीक है। तो जीपी का कैलकुलेशन अपने हो चुका है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। जीपी के बाद क्या था अपने? सैलरीज। आप एक एक देखते जाइए आइटम। जो सैलरीज था वो टोटल कितना था? 11,70,000। तो इसका भी अपने जो ट्रिप्लिकेट हो रही थी सैलरी, उसका भी अपने वर्किंग नोट बनाया था और वहीं पर बाइफर्केशन उसका कर दिया था। ये देखिए सैलरी, इसका जो रेशियो अपने निकल के आया था 1:12 निकल के आया था। तो जो भी सैलरी वाला अमाउंट है 11,70,000, इसको बांट दो 1:12 में। तो 1:12 में अपने ये 11,70,000 वाला अमाउंट बढ़ जाएगा प्री और पोस्ट के हिसाब से। ये हो चुका है अपना सैलरी। अब आता है अपने डेप्रिसिएशन का कोई एडिशनल पॉइंट नहीं था, तो इसलिए अपन डेप्रिसिएशन को एज ए नॉर्मल ट्रीट करते हुए इसको टाइम रेशियो में बांट देंगे। एडवर्टाइजमेंट भी अपने नहीं था पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट सेल्स से रिलेटेड होता है, इसलिए सेल्स रेशियो में। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, पर ऐसे नहीं गिवन है कि डिस्काउंट आपने रिसीव किया है या आपने अलाउ किया है। तो डिस्काउंट आप जब भी ऐसे करोगे, मतलब आपको ये मान के चलना है आपने सेल्स किया है और उसकी वजह से आपको डिस्काउंट देना पड़ा है, ऐसे आपको मान के चलना है। तो ये डिस्काउंट वो सेल्स वाला है, तो इसलिए सेल्स रेशियो में इसको आपको बांट देना है, ठीक है। इसके बाद आता है मैनेजर का डायरेक्टर कमीशन। तो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन जो भी होता है, मैंने आपको बताया था पूरा पोस्ट में जाता है। तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन जो भी है पूरा पोस्ट में अपन भेज देंगे। इसके बाद जो ऑफिस एक्सपेंसेस है, जनरली ऑफिस एक्सपेंस का कोई वर्किंग नोट में पॉइंट नहीं आएगा, तो ऑफिस एक्सपेंस अपन टाइम रेशियो में बांट देंगे। इसके बाद ऑफिस कम शोरूम रेंट वाला अपना वर्किंग नोट बना था, वर्किंग नोट नंबर 6। वर्किंग नोट नंबर 6 में आपको बता देता हूँ मैं। ये देखिए अपन ने बांटा था, ये पूरा पोस्ट था और ये पूरा पोस्ट था। तो 2,70,000 और 3,60,000 अपन जोड़ के पोस्ट में दिखा देंगे और जो 90,000 है वो प्री में दिखा देंगे। तो ऐसा ही अपन ने किया होगा, 90,000 अपन ने प्री में दिखा दिया और बाकी का दोनों जोड़ के पोस्ट में दिखा दिया। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन पीसी और इंटरेस्ट नॉर्मल वाला था, उसका भी अपने वर्किंग नोट बना था। तो उसका भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए जो अपन ने इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था, इसमें से 3,51,000 जो कि जैन फेब और मार्च का था, तो ये पूरा प्री में जाएगा, क्योंकि जैन फेब मार्च अपने यहाँ तक का ही वो था, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहीं तक की थी, तो इसलिए यहाँ तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो अपने प्री में जाएगा। तो देखिए यहीं मैं आपको शो कर देता हूँ ये अपने स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में अपन पहुँच चुके, अपन ने जो भी वर्किंग नोट में कैलकुलेशन की थी वो आपको प्री और पोस्ट यहाँ पर दिखा देनी है। इसके बाद अपन ने टोटल ऑफ एक्सपेंस कर लिया, जो भी इनकम थी अपनी उसमें से एक्सपेंस को घटाया, अपने नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यानी जीपी में से P&L वाला एक्सपेंस घटाया, अपने पास नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जो अपन यहाँ पर दिखा देंगे। अब एक चीज़ जो यहाँ पर आपको यूनिक देखने को मिल सकती है, जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये आपकी नेट प्रॉफिट नहीं है, ये आपके नेट लॉस है। तो ये चीज़ अपनी हो चुकी है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6 से आपके इसमें थोड़े आपको एडजस्टमेंट 8 पॉइंट तक दिए हुए हैं नॉर्मली, बाकी ज़्यादा जो अपने इलस्ट्रेशन 5 में पॉइंट्स पढ़े उससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इलस्ट्रेशन 6 पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले ABC लिमिटेड जो टुक ओवर कर रही है एक रनिंग बिजनेस को, जो इफेक्ट कब से हो रहा है 1 अप्रैल से। ये क्या हो गया अपने डेट ऑफ एक्विजिशन, और ये इनकॉर्पोरेट कब हो रहा है 1 अगस्त को। 1 अगस्त अपने हो गया डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो ईयर एंड डेट पर अपन को दी हुई, जीपी डायरेक्टली गिवन है, एक्सपेंसेस P&L वाले गिवन है। अब यहाँ से जो है मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक बता सकता हूँ। देखिए अब आपको समझना है, सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करते थे, टाइम रेशियो। जीपी गिवन नहीं होता था जीपी गिवन नहीं होता था तब अपन जीपी कैलकुलेट करते थे पहले।
अब जेपी गिवन है यहाँ पर देखिए, तो अपन क्या करते थे, टाइम रेशियो पहले कैलकुलेट करते थे, फिर सेल्स रेशियो कैलकुलेट करते थे। पर अब से आपको क्या करना है, जो भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट्स देखोगे, जैसे अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के आगे आपको ऐसे पॉइंट लगा देना है, जैसे अपन ने यहाँ पर स्टार बना दिया तो ऐसे पॉइंट लगा देना है। और यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन पीसी जो भी है, इंटरेस्ट ऑन वेंडर, तो ये जो भी आपके ऐसे पॉइंट्स आते जाएंगे, तो इनको आपको ऐसे पॉइंट आउट करते जाना है। इसके बाद रेंट वाला था, रेंट वाला जो भी था, तो रेंट वाले पॉइंट को अपन पॉइंट आउट कर देते हैं। रेंट वाला अपना ये आ गया, तो रेंट को अपन ने पॉइंट आउट कर दिया इधर। इसके बाद जो सेल्स वाला है, सेल्स वाला भी अपन पॉइंट आउट कर देते हैं। तो सेल्स किधर है अपने, टोटल सेल्स दी हुई अपन को, सॉरी इससे सेल्स रेशियो निकलेगा तो वो सेल्स रेशियो में चला जाएगा। तो ये अपन ने कैलकुलेट, मतलब अपन ने पॉइंट आउट कर दिया रेंट वाला। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो भी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन किया है या नहीं किया है अभी तक, देख लेते हैं एक बार। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट अभी तक अपने पॉइंट आउट नहीं किया था, अब अपन ने कर दिया, ठीक है। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन भी हो चुका है, ओके। तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन भी अपने हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जिन जिन पॉइंट्स पर आपके पॉइंट आउट नहीं हुए उनको डायरेक्टली क्या करो, डायरेक्टली स्टेटमेंट में लिखो। उनको स्टेटमेंट में लिखने के बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में लिखने के बाद सीधा आपको जो है उनको, जो भी बेसिस है उनका वो कैलकुलेट करो, मतलब वो बेसिस में लिखो और सीधा सीधा उनको बांट दो। तो ये चीज़ आपको करनी है आपसे। तो अपन ने जो जो पॉइंट आउट किए वो स्टेटमेंट में लिख देते हैं, पहले वो स्टेटमेंट में उनके अलावा लिख देते हैं। तो देखते चाहिए जैसे जैसे मैं यहाँ पर करते जाता हूँ। सैलरीज़ है, सैलरीज डायरेक्ट है, वो अपन टाइम रेशियो में बांटते, टाइम रेशियो अपन ने लिख दिया। स्टेशनरी आता है, स्टेशनरी टाइम रेशियो में बढ़ता है। स्टेशनरी फिक्स होता है, अब देखिए फिक्स दे रखा है आपको, फिक्स अमाउंट में दे रखा है, इसलिए ये फिक्स है। तो स्टेशनरी अपन ने ऐसे लिख दिया और अपन ने इसको टाइम रेशियो में बांट दिया। जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था, स्पेशल पॉइंट था, इसलिए अपन ने इसको ऐसे कैसे लिख के छोड़ दिया। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट सेल्स से रिलेटेड होता है, एडवर्टाइजमेंट सेल्स से रिलेटेड होता है, तो सेल्स आपने डायरेक्टली इसको सेल्स रेशियो में बांट दिया। इसके बाद जो मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस है वो फिक्स नेचर के होते हैं, इसलिए अपन ने टाइम रेशियो में उनको बांट दिया। इसके बाद रेंट वाला पॉइंट जो था आपने, वो स्पेशल पॉइंट में था, तो इसको छोड़ो यहाँ पर ऐसे कैसे लिख के। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये फिक्स नेचर के होते हैं, इसलिए टाइम रेशियो में अपन बांट देंगे। डायरेक्टर फी पूरा पोस्ट में जाता है, पूरा पोस्ट में अपन लिख देंगे इसलिए। और बैड डेप्ट जो भी होते हैं अपने सेल्स रेशियो में बढ़ता है, तो सेल्स रेशियो में अपने बांट देंगे। इसी के साथ कमीशन सेल्स से रिलेटेड होता है। टैक्स ऑडिट फी, इसका स्पेशल मैंने आपको बताया था, अलग से पॉइंट आया था अपने नोट्स में, तो ये अपने पूरा सेल्स रेशियो में ही बढ़ता है। और अगर स्टैच्यूरी होता है तो अपने टाइम रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। और डिवेंचर इंटरेस्ट आपने देखा था, पूरा पोस्ट में जाता है डिवेंचर इंटरेस्ट वाला। और टैक्स ऑडिट फी भी हो चुका है। इसके बाद इंटरेस्ट जो पे किया वेंडर्स को अपन लिख तो देंगे, पर उसका बेसिस नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको वर्किंग नोट में अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस कोई वर्किंग उसमें वो नहीं है, डायरेक्टली बांट दो सेल्स रेशियो में। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, इस पर स्पेशल पॉइंट है, इसको वर्किंग नोट में अपन लिख कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के पॉइंट हो चुके हैं आपके। और नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 87,600। अभी तक क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होता था, तो नेट प्रॉफिट आपको अभी क्वेश्चन में गिवन है। इसका भी लॉजिक मैं आपको बताऊँगा क्यों ऐसा है, ठीक है। तो अब बढ़ते अपन स्पेशल पॉइंट्स पे। स्पेशल पॉइंट सबसे पहले आता है अपने पास कौन सा, सबसे पहले सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेल्स टाइम रेशियो में आते हैं सबसे पहले अपन, ओके। तो यहाँ देख सकते हैं आप पर डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी अपनी, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल थी, तो 1 अप्रैल की 1 अगस्त अपने हो गई 1 अगस्त की डेट ऑफ एक्विजिशन इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड जो है 4 मंथ्स अपने हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का अपने हो गया 8 मंथ्स। 1:2 अपन कैलकुलेट कर चुके हैं टाइम रेशियो। इसके बाद आते हैं सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो के लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी। देखिए जो टोटल सेल आपकी दे रखी है फॉर द ईयर, वो 90,20,000 की है। 90,20,000 को आपको सेल्स दे रखी है। आगे बोल रहा है कि ये इवनली अराउज हो रही है अप टू द डेट 30/9/2011, यानी कि 30/9/2011 तक ये जो सेल्स है वो सेम है। और उसके बाद जो है देयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन 2/3 ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ ईयर। मतलब जो 38/9 तक है आपकी सेल वन टाइम अपन मान के चले, और इसके बाद जो आपकी सेल्स बढ़ी है 1 की कितनी 2/3, तो इसकी 2/3 अगर अपन करें
तो देखिए अपन कैलकुलेट कर लेते हैं 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ये हो जाता है अपने पास 0.6 और अपने जो 1 था ये आ चुका है 1.666, मतलब आपके 1.67 ये कैलकुलेट होकर आ चुका है। मतलब जो 38, 9, 11 तक की जो आपकी सेल थी वो वन टाइम थी, और इसके बाद जो है ये अरोज़ कितनी, मतलब कितनी अराइज हो चुकी है, बढ़ चुकी है 1.67 टाइम, तो ये आपके हो चुका है। तो इस तरह से आपकी प्री और पोस्ट सेल आपकी डिसाइड होगी, और इससे रेशियो जो निकलेगा आपका, मतलब फर्स्ट ऑफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से आप लोगे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का, तो 4 मंथ्स आपके कैलकुलेट होते हैं, और इसके बाद 6, 7 और यहाँ तक के जो 2 महीने हैं ये आपके पोस्ट में चले जाएंगे, और यहाँ से आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है 1.67 टाइम्स, तो 1.67 आप ले लोगे हर महीने का। तो ये जो टोटल आप करोगे तो टोटल आके आ जाएगा 12। तो ये जो रेशो बनकर आ रहा है अपने 4:12। तो अभी तक आप समझ चुके हैं हमने अपन जो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं सेल्स रेशो को, तो ये भी अपने क्लियर हो चुका है। तो टाइम रेशो और सेल्स रेशो अपन क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन राइट लगा रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पहला रेंट वाला पॉइंट, ठीक है। रेंट में क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए रेंट जो अपने गिवन है, रेंट किधर है, ओके, रेंट दिया हुआ है ऑफिस बिल्डिंग का अपन को 26,400। तो अपन ने लिख दिया सीधा सीधा जो रेंट है 26,400। एक मिनट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो रेंट ऑफिस बिल्डिंग का जो है, एक मिनट, हाँ अब देखिए जो रेंट ऑफिस बिल्डिंग का है वो पेड किया गया था 2000 पर मंथ, कब तक, सितंबर तक, और इसके बाद जो ये इंक्रीज़ हुआ है 400 पर मंथ का। तो देखिए इसकी तो सिंपल कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। तो 2000 पर मंथ का कहाँ तक का, सितंबर तक का। तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा और सितंबर पूरा, कितने महीने हुए, 6 मंथ्स। और बाकी के महीने कितने हुए, तो 6 और 6 बाकी के 12 हो गए, तो 2400 बाकी के 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। पर इसमें से भी अपन बाइफरकेट करेंगे, जो 4 मंथ से स्टार्टिंग के 4 मंथ से है, अप्रैल से लेके अगस्त तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो जुलाई तक के 4 मंथ से, तो 4 मंथ्स अपन क्या करेंगे, ये डालेंगे प्री में, बाकी के 2 महीने वाला अपन पोस्ट में डालेंगे, और ये जो पूरा आएगा ये अपन पोस्ट में डालेंगे। तो इस तरह से सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ, इसी तरह पूरी कैलकुलेशन होगी, इसी तरह जब अपन ने देखा है। तो देखिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपन ने क्या करा, प्री का जो भी ले रहा है अपन 2000 पर मंथ इंटू 4 करें तो 8000 अपने कैलकुलेट होकर आ जाता है, और 2000 इंटू 2 करें तो 4000 अपने कैलकुलेट होकर आ जाता है। इसके बाद 2400 मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो चेक कीजिए, देखिए 2400 मल्टीप्लाई किया अपन ने 6 से, तो ये आ जाता है अपने पास 14,400। तो ये चीज़ अपने यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, देखिए 14,400। तो पोस्ट वाली अपनी चीज़ें जोड़ के वो पोस्ट वाले कॉलम में जाएंगी, और जो प्री वाली है 8000 की वो प्री वाले कॉलम में जाएगी। तो इस तरह से अपने रेंट वाला पॉइंट भी कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट किसके लिए, वो है अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब आगे बोला है, देखिए जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 4800 के वो सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अपन को टोटल कितने गिवन, तो टोटल अपन को 16,800 क्वेश्चन में गिवन है। तो 16,800 को बाइफरकेट करें, 4800 अपने सेल से रिलेटेड है, और बाकी के जो बैलेंसिंग फिगर है तो ये सेल्स रेशियो में अपन बांट देते हैं। अगर आप ऐसा अभी तक सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या करना है, ये सेल्स रेशियो में नहीं बांटना है, क्योंकि सेल्स रेशियो में जो आपको बांटना है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। मतलब 4800 जो है जो आपके, वो आपको सेल्स रेशियो में बांटना है। तो ये तो आप सेल्स रेशियो में बांट दोगे, पर जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट निकल कर आएगा अपने, इसको आपको किस रेशियो में बांटना है। अब देखिए ये सेल्स रेशियो रिलेटेड है, तो जो भी आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसके अलावा वो आपके टाइम रेशियो में बटेंगे, क्योंकि वो आपके हो सकते हैं फिक्स है, ये अपन को अज्यूम करना पड़ेगा इधर कि ये जो बाकी के एक्सपेंसेस है वो सेल से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए अपन इसको अब टाइम रेशियो में बांटते हुए चलेंगे। तो टाइम रेशियो में इसको बाइफरकेट करेंगे, और जो 4800 है इसको सेल्स रेशियो में बाइफरकेट करेंगे। जैसे जैसे प्री पोस्ट अपना अमाउंट आता जाएगा उस टाइप अपन इसको दिखा देंगे।
तो ये ट्रैवलिंग वाला भी पॉइंट क्लियर होता है। इसके बाद डेप्रिसिएशन में इंक्लूड किया है 600 फॉर द एसेट एक्वायर किया है जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। अब देखिए इसे डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट पे आ जाता है। ओके, डेप्रिसिएशन वाला जो फिक्स एसेट पर है 9600, तो यहीं पर इसका बाइफर्केशन कर देते कितना अमाउंट था वो अपने डेप्रिसिएशन 600 पोस्ट वाला था। ओके, तो 9000 में इससे अपन ने 600 अलग किया और बाकी का 9000 अपने अलग आ गया। तो 600 अपने पूरा पोस्ट में चला जाएगा और बाकी का जो 900 है एज अ टाइम रेशो में बटेगा। तो जितना भी पोस्ट आता है वो पोस्ट में लिखो, जितना भी प्री में आता है वो प्री में लिखो। पोस्ट वाला पोस्ट के साथ जुड़ जाएगा और प्री वाला अपन दिखा देंगे। तो इस तरह से इसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। डेप्रिसिएशन है 9600 का, अपन ने 6000 अलग किया, ये पूरा पोस्ट में गया और 9000 जो है उसको अपने टाइम रेशो में बांटा। तो इस तरह से बाइफरकेट होकर अपन इसको दिखा देंगे 600 और 6000, जो 6000 इसमें से निकला, 600 पूरा पोस्ट था ही, प्री अपनी स्टार्टिंग में कुछ था ही नहीं और 3000 इसमें से निकला है। तो ये टोटल 3000 प्री का हो गया और 6600 पोस्ट का हो गया। तो अब अपने लास्ट पॉइंट बचा है कौन सा, परचेज कंसिडरेशन का। तो परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने के लिए कब कंपनी ने 38 सितंबर को इशू कर दी इक्विटी शेयर, मतलब जो इंटरेस्ट की अब लाइबिलिटीज़ है वो 38 सितंबर से ख़त्म हो जाएगी। तो कैलकुलेट करो पहले इंटरेस्ट कितना है। तो परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है अपन को, सॉरी डायरेक्टली गिवन है अपन को क्वेश्चन में। तो अपन ने क्या किया, जो भी परचेज कंसिडरेशन है अपन ने यहाँ पर ले लिया वर्किंग नोट में। ये 4200 है वो सितंबर तक है अपने, तो सितंबर तक अपने सितंबर तक की टाइमलाइन बनाई और यहाँ पर देखा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ तक का है अपने, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्वेश्चन में 1 अगस्त तक का है। तो ये अपनी रेशो बना लेंगे अपन, स्पेसिफिक टाइम रेशो में बढ़ता है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। तो इसलिए अपने रेशो जो कैलकुलेट होकर आएगा ये आएगा 4 मंथ्स और 1 अगस्त से 1 सितंबर कितना हुआ, तो ये हो गया अपने 2 मंथ्स, 31 सितंबर से 1 अगस्त से 31 सितंबर तक 2 मंथ। तो ये जो रेशो पे अपने कैलकुलेट होकर आ रहा है 2:1, 4 को काटेंगे तो 2:1, ये हो जाता है अपने पास परचेज कंसिडरेशन वाला। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है आपके। तो अब कुछ ही नहीं करना, आपको सीधा सीधा अमाउंट आपको लिखने हैं, सीधा सीधा बांटने हैं। एक बार मैं आपको परफॉर्मा दिखा देता हूँ, आपको एक बार इसको स्टॉप करके आप उसका पूरा यहाँ पर देख सकते हो। देखिए ये अपने जीपी है, बाकी सेल जो भी एक्सपेंसेस है वो अमाउंट ले लिया अपन ने, प्रॉफिट को अपन ने बांट दिया। ठीक है, ये जो वर्किंग नोट है आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले इलस्ट्रेशन, जो कि लास्ट इलस्ट्रेशन अपने इलस्ट्रेशन की सीरीज़ में। तो इलस्ट्रेशन की सीरीज़ में अपना लास्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 7। ओके, तो इलस्ट्रेशन जो है 7 पे मैं आपको जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए जल्दी जल्दी अपन करने वाले हैं। एबीसी लिमिटेड जो है इनकॉर्पोरेटर है 1/5/11 को, और उसने टेक ओवर किया बिजनेस DEF एंड कंपनी का कब, 1 जनवरी 2011 को। आगे बोल रहे क्वेश्चन में कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ईयर एंडिंग की गिवन है 31/12/11 की, और जीपी आपको डायरेक्टली गिवन है, यानी कि आपको मेहनत नहीं करनी है। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अपन को दिया हुआ है यहाँ पर। तो अपने ये भी यहाँ पर ये वही जीपी के नीचे आपका आ जाएगा, जीपी के जस्ट नीचे अमाउंट में। तो ये हो जाते हैं अब अपने इनकम, या अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस में आपके दिया हुआ है रेंट एंड राइट्स, सैलरी दिया हुआ है, कैरीज आउटवर्ड, प्रिंटिंग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सेल्स कमीशन, बेड टेप्स, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी दिया हुआ है, ऑडिट फी दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और फिर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब देखिए आपको पॉइंट आउट करना है, पॉइंट आउट करेंगे सबसे पहले जीपी रेट वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। तो इसका भी एक लॉजिक होता है, वो आपको अभी क्वेश्चन में आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रेशो इससे निकल जाएगा, तो इससे निकल जाएगा अपने सेल्स रेशो। ठीक है, बैड डेप्ट्स दिया हुआ है, बैड डेप्ट्स वाला पॉइंट आप देखिए और इसको पॉइंट आउट कर दीजिए। इसके बाद जो मैनेजर सैलरी दिया हुआ है, मैनेजर सैलरी किधर है, तो मैनेजर सैलरी ढूंढ लेते पहले, हीरे, तो इसको पॉइंट आउट अपन ने कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट वाला दिया हुआ है पॉइंट, अपने इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट किधर है, तो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी अपन को मिल चुका है। इसके बाद जो ऑडिट फी वाला पॉइंट आउट कर दीजिए।
और ये हो चुका है। तो जितने जितने पॉइंट अपने पॉइंट आउट नहीं किए उन सभी को बांट दो डायरेक्टली। देखिए ये अपने आ चुका है स्टेटमेंट। अब आपको देखते हुए जाना है कौन कौन से पॉइंट थे। तो जीपी अपने जीपी को ऐसे कैसे दिखा दिया, सेल्स रेशियो में बांट दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये एज ए इनकम ही दिखाना है आपको, तो एज ए इनकम अपन ने दिखा दिया इनकम वाले, ठीक है। तो ये अपन ने दिखा दिया पूरा प्री में आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट जो भी मिले आपको, चाहे इन्वेस्टमेंट में मिले चाहे डिबेंचर्स वगैरह पे मिले, प्री में डाल दो, ठीक है। ये हो चुका है इंटरेस्ट वाला पॉइंट। इसके अलावा क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है, बैड डेब्ट्स की रिकवरी। तो बैड डेब्ट्स की रिकवरी एज ए इनकम होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी आगे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो एज ए मान के चलो एक लाइन आपको खाली छोड़नी, अगर आपको बैड डेब्ट्स रिकवरी वाला दिख जाए तो बैड डेब्ट्स रिकवरी लिख दो और उसको ऐसे कर दो। अब आते हैं अपने एक्सपेंसेस पे। रेंट रेट बांट दो टाइम रेशियो में। सैलरी है उसको पॉइंट आउट किया, सैलरी लिख दो, वर्किंग नोट में डाल दो। कैरीज आउटवर्ड अपने सेल्स रेशियो में बांट दो, सेल्स कर रहे हो आप। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नहीं है, ये बांट दो। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अपने किस रेशियो में, पूरा पोस्ट में जाएगा। जो भी सेल्स कमीशन है अपने सेल्स रेशियो में बढ़ जाएंगे। बैड डेब्ट्स अपन को पॉइंट आउट किया हुआ है, नहीं बांटना। अंडर राइटिंग कमीशन है, अंडर राइटिंग कमीशन में आपको बताया था पूरा पोस्ट में जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव पूरा पोस्ट में जाता है। ऑडिट फी इसका पॉइंट आउट किया हुआ है, इसका भी पॉइंट आउट किया हुआ है। नेट प्रॉफिट का पॉइंट आउट नहीं किया हुआ, ये आपके कैलकुलेट होकर आता ही है एंड में, ठीक है। तो अब स्पेशल पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहले टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। तो टाइम रेशियो डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एंड। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। आपको खुद से करना है। सेल्स रेशियो पे आते हैं। सेल्स रेशियो के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी, जो जैन टू अक्टूबर की जो सेल्स है वो अपने 1.5 टाइम्स है, 1/2 ऐसे है। तो ये 1.5 टाइम्स है, इसको 1.5 टाइम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक की सेल्स अपन को गिवन है। और एवरेज मंथली सेल्स वाइल द सेल्स ऑफ दिसंबर वॉज ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल। देखिए इस पूरे पैराग्राफ को एक बार वापस से पढ़ेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैं आपको कट आउट करके सबसे पहले यहाँ ले आता है। ओके देखिए सेल्स जो है जैन और अक्टूबर की 1.5 टाइम्स है, तो जैन एंड अक्टूबर की अपन ने सेल्स 1.8 टाइम्स दिखा दी है, ठीक है। और इसके बाद क्या आगे क्या बोला कि एवरेज मंथली सेल्स, मतलब ये एवरेज मंथली सेल्स गिवन है। और सेल्स फॉर दिसंबर वर ट्वाइस ऑफ द एवरेज मंथली सेल, मतलब जितनी भी एवरेज मंथली सेल होती है आपकी, लेट्स सपोज अपन 1 मान के चलते हैं, तो इसकी ट्वाइस 2 टाइम्स आपकी किसकी, दिसंबर की सेल होती है। तो अपन ने क्या कर दिया, दिसंबर के सेल को ट्वाइस करके दिखा दिया। और बाकी के प्री और पोस्ट अपन पीरियड के लिए जितने भी पीरियड होते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल, और इसको प्री में दिखा दिया और पोस्ट में अपन ने दिखा दिया मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब बाकी के जितने भी पीरियड है उसमें आपको जो सेल्स है वो 1-1 लेकर चलनी है। तो 1 अपन ने इधर यहाँ पर सभी में ले लेंगे 1-1, और इधर भी 1-1 ले लेंगे, और इनको टोटल करो, जो भी टोटल आए वो ही अपना काट के उसको सेल्स रेशियो निकाल लो। तो सेल्स रेशियो भी निकल गया। इसके बाद पॉइंट आता है आपके बैड डेब्ट्स का। तो बैड डेब्ट्स जो हुए थे आपके वो शोन कर रहे हैं आफ्टर एडजस्टिंग अ रिकवरी ऑफ 7000। तो बैड डेब्ट्स हो रहा है फॉर अ सेल्स जो आपने जुलाई 2010 में मेड की थी, यानी कि जो अपन अभी बैलेंस शीट बना रहे हैं, इससे पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें आपने कोई सेल्स की होगी, वहाँ पर आपके बैड डेब्ट्स हुए। पर ये जो बैड डेब्ट्स है आपके इस महीने इसी साल रिकवर हो रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के थे वो इस साल इस महीने इस साल रिकवर हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 2 एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे हर एक जो बैड डेब्ट्स वाला पॉइंट आएगा। तो 2 ट्रीटमेंट इसके क्या आएंगे, जैसे एक तरह से आपके बैड डेब्ट्स से रिकवरी हो रही है, तो इस साल आप क्या करोगे, एज ए इनकम उसको रिकॉर्ड करोगे, और दूसरी साइड उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए आप उसको क्या करोगे, बैड डेब्ट्स में जो करंट आपके बैड डेब्ट्स है उसमें आप उसको ऐड कर दोगे। तो इस तरह से ये जो इफ़ेक्ट है एक तरह से वो घट गया, मतलब जहाँ आप एक्सपेंसेस को लेस करोगे वहीं आपने इनकम को रिकॉर्ड कर लिया है। एक तरह से माइनस जा रहा है
तो एक तरह से प्लस आ रहा है, तो एक तरह से इसका इफेक्ट आपने ख़त्म कर दिया। तो कहाँ कहाँ दिखाना है आपको, एक तो इनकम साइड दिखाना है और दूसरा जो ट्रीटमेंट करना है वो आपको बैड डेब्ट्स में ऐड कर देना है, जो भी आपको बैलेंस शीट में आपकी इन्फॉर्मेशन में गिवन है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन में अपन ने क्या किया था, जो भी स्टेटमेंट था अपना, उसमें बैड डेब्ट्स रिकवरी यहाँ पर अलग से इनकम शो किया था। अब समझ में आ रहा होगा आपको क्यों शो किया था। और बैड डेब्ट्स रिकवरी मैंने नोट्स में जो भी अपन ने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया वो पूरा प्री में पढ़ता था, ये भी मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन थी कि उसको क्या करना है, आपको एज ए बैड डेब्ट्स में जो करंट ईयर के बैड डेब्ट्स है उसमें ऐड करके शो कर देना है। तो करंट ईयर के बैड डेब्ट्स देखिए कितने हैं, करंट ईयर के जो बैड डेब्ट्स दे रखे हैं अपन को 91,000 दे रखे हैं, ठीक है। 91,000 अपन को दे रखे हैं, तो अपन क्या करेंगे, जितने भी 91,000 थे उसमें ऐड कर देंगे जो भी जितनी भी रिकवरी हुई है। ये देखिए जितनी भी रिकवरी हुई है 7,000 की, तो 7,000 अपन ने ऐड करा कितने में 91,000 जो भी आपके हैं उसमें आप ऐड करोगे 7,000, तो ये जो आपके आते हैं 98,000। अब इसको क्या कर दो, इसको आपको बांट दो, जैसे जैसे जो सेल्स रेशियो निकलता है आपके उस रेशियो में आपको बांट दो और प्री पोस्ट में उसको दिखा दो। तो यही एडजस्टमेंट होता है बैड डेब्ट्स का, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है मैनेजर सैलरी। तो वही सिंपल सा पॉइंट है, पहले अभी अपन कर चुके हैं इसको कंप्लीट, कि मैनेजर सैलरी वो इंक्रीज एक्सपेक्टेड है कहाँ से, फर्स्ट 5-11 से। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट 5-11 से जितनी भी उसकी सैलरी, पहले फर्स्ट 5-11 के पहले तो जो नॉर्मल सैलरी उसकी बन रही है वो ले लेंगे, और जितनी सैलरी उसके बाद बन रही है उसको, जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, ये अपने बढ़ रही है फर्स्ट ऑफ 5 से 2,000 पर मंथ, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ 5 से 2,000 पर मंथ अपने बढ़ रही है सैलरी। तो अपने क्या किया 2,000, बाकी के फर्स्ट ऑफ 5 से आप 31 मार्च लगाओगे तो 8 मंथ्स अपने कैलकुलेट होकर आते हैं। तो ये जो 16,000 आपके आए हैं इंक्रीज़ वाले, जितनी भी इंक्रीज़ हुई है ये आपके इंक्रीज़ जो हुए हैं वो पोस्ट वाले पीरियड में हुए हैं, इसलिए पोस्ट में जाएगा पूरा। अब बाकी की जितनी भी अदर्स वाली आई है 85,000 में से, एक मिनट, जो मैनेजर की सैलरी यहाँ पर गिवन थी क्वेश्चन में देखिए 85,000 की, इसमें से आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसकी 2,000 पर मंथ सैलरी इंक्रीज़ हुई है, कितने महीने की कहाँ से इंक्रीज़ हुई है वो टोटल अपन कैलकुलेट करते हैं, तो 8 मंथ्स अपने आते हैं, जिसका कैलकुलेशन आता है 16,000। अब 16,000 में से अगर आप बाकी का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो ये आता है अपने पास कितना, ये आता है अपने पास 69,000, और ये जो 69,000 है ये आपके टाइम रेशियो में बढ़ जाएगा, और ये जो है पूरा पोस्ट पीरियड में कवर है, इसलिए 60,000 पूरा पोस्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ अपने यहाँ पर किए देख सकते हैं। 31 दिसंबर तक अपन करेंगे, 1 मई से, मैंने शायद तक 31 मार्च बोल दिया। तो ये हो चुका है अपने ये वाला एक्सप्लेनेशन। अब बाकी की जो सैलरी है, मतलब 3,31,000 में से 85,000 अलग करने के बाद कितनी सैलरी बचेगी, ये 2,46,000 अपनी सैलरी बचेगी। अब जैसा भी अपन ने पहले पॉइंट किया था कि ये अपने किसकी है, ये अपनी स्पेशल सैलरी है, मतलब ये वाली अपनी मैनेजर की सैलरी है। तो बाकी की कितनी सैलरी हुई, तो वो जितनी भी सैलरी होगी वो नॉर्मल हो गई, मतलब एज ए जनरल हो गई। तो इसको अपन अब टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टाइम रेशियो जो भी है उसमें अपन ने प्री और पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जितना जितना प्री का अमाउंट आ रहा है सारों को जोड़ लो, उसको प्री वाले बॉक्स में दिखा दो, जितना जितना पोस्ट का आ रहा है वो सारों को जोड़ लो और पोस्ट वाले बॉक्स में दिखा दो। तो ये हो चुका है अपनी सैलरी का ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है अपने पास इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट ने सोल्ड किए हैं कब, 1 अप्रैल को, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने कब है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने डे की है आप यहाँ पर मई में है। तो अप्रैल में सेल की और मई में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, मतलब ये पूरा प्री में जाने वाला है। जो भी इन्वेस्टमेंट से इनकम होगी, देखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरा आपके प्री में जाएगा, इसलिए ये प्री में जाएगा। सॉरी, अपन ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दिया था, ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो समझ चुके होंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं,
जो ऑडिट फ़ी है उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो एंटायर ऑडिट फ़ी है वो रिलेट करिए कंपनी से। तो ऐसा भी पॉइंट अपन ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, अगर रिलेट करिए कंपनी से तो मतलब वो पूरी पोस्ट में जाने वाली है। तो देखिए ऑडिट फ़ी जो भी रिलेट करिए कंपनी से पूरी पोस्ट में जाती है, ये देखिए। इसके बाद ये सारे पॉइंट अपने क्लियर हो चुके हैं। अपने जो जो आइटम मिलते जा रहे थे वो तो साथ के साथ अपन बांट चुके हैं, और जो जो आपकी स्पेशल पॉइंट आउट वाले पॉइंट थे, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए, इनमें आपको दिक्कत आ सकती है, इनको आपको रिवाइज़ करना है एग्ज़ाम टाइम में। तो ये हो चुका है अपनी कंप्लीट। तो इलस्ट्रेशन वाली पूरी सीरीज़ अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, जो भी तीनों इनकम है जोड़ लो, टोटल ए में दिखा दो, जितने एक्सपेंसेस है टोटल जोड़ लो, टोटल बी में दिखा दो, नेट प्रॉफिट निकाल लो ए माइनस बी। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन 7 भी कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो कि अपन अब आगे करने वाले हैं।